आप कह रहे हैं जिस तरह जंजीर का मातम होता है कराची में या पाकिस्तान, ईरान में नहीं होता। नहीं होता, ईरान में ऐसा उन्होंने बैन कर दिया है। औरतों को आप डॉक्टर नहीं बनने दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, कल को आपके बच्चों की डिलीवरी होंगी, मर्द करेगा, वो भी इनको हराम लगता है, तो फिर करना क्या है? जब मुझे लगा कि मुशर्रफ ज़्यादती कर रहे हैं और जिन लोगों को हमने नैब में इंटरव्यू किया है, इंटरोगेट किया है, उनकी PMLQ बन गई है, तो मैंने पाकिस्तान से रुखसत ले ली। जिस दिन पाकिस्तान, टर्की, UAE, सेंट्रल एशिया, इंडिया को भी शामिल कर दें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, इस पूरे रीजन के लोग 5-6 मुल्क, चाइना भी, ये मिल के जिस दिन गए ना तालिबान के पास, उनको कहा कि बच्चियां स्कूल जाएंगी, जिस दिन यक आवाज़ होके रीजनल कंट्रीज़ ने कहा, तालिबान उस दिन मानेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। आज से पहले इनके जो मेंटी हैं उज़ैर यूनुस, उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाया था, आज इन्होंने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ आए हुए हैं। कई इन्होंने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज़म, वो सब नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बट जो इनका हाल ही में काम है, पहले इन्होंने तालिबान रिवाइवल के ऊपर किताब लिखी, अब तालिबान का जो रिटर्न हो गया अफ़गानिस्तान में उस पर किताब लिखी। इज़ बिन काइंड इनफ टू ब्रिंग मी हिज बुक ऑन हज़रत अली एज़ वेल, उसको भी पढ़ेंगे। बहुत सारा इनका काम है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर नैब रह चुके हैं, पुलिस का हिस्सा रह चुके हैं, अभी नियर ईस्ट साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वहाँ पढ़ा रहे भी हैं, NDO के भी डिपार्टमेंट चेयर रह गए। मैं लिस्ट करना शुरू हो जाऊँगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो स्वागत करते हैं इस्तकबाल करते हैं, डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। श्योर कोई 50,000 मेरी अचीवमेंट्स ऑलरेडी मिस भी हो गई हो? नहीं, कोई ऐसी नहीं, सिर्फ एक इसलिए कि ये शहर कायद है, इसलिए कि कायद आज़म प्रोफेसर भी थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिविनिटी स्कूल का प्रोजेक्ट ऑन शियाज़म पे भी इन्होंने कंसल्ट किया। अहम नहीं है ये, कायद आज़म वाली पोजीशन अहम है। कायद आज़म पे भी आते हैं सर, पर आपके मैं सुन रहा था ब्लैक होल पे भी आपने लेक्चर दिया, आपने उज़ैर यूनुस के साथ भी डिस्कशन किया। उसमें एक रिकरिंग थीम ये आ रही है कि तालिबान को भी तो समझो, इट्स अ डाइवर्स ग्रुप, राइट? इट्स नॉट कि एक ही तरह की सोच पाई जाती है। एक तरह की सोच तो हमें वेस्टर्न मीडिया में अक्सर मिलती है। आपका जो उसका काउंटर नैरेटिव है कि भाई उनके खुद के भी कुछ बच्चे हैं जो दुबई में भी पढ़ रहे हैं, कुछ टर्की में भी PhD कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी है कि कुछ तालिबान हैं जो समझते हैं औरत की एग्जिस्टेंस ही हराम है, बट सभी ऐसे नहीं है। बट कल ही एक वीडियो आई है, 2 दिन पहले ट्विटर पर वायरल हो रही है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में अनाउंस किया गया कि भाई यहाँ पढ़ाई बंद होगी, फिर एक औरत को मारा भी गया। तो वाई इज़ इट अनफेयर टू से कि या तो वो सोच पाई जा रही है तालिबान में, जो ये सोच हमें नज़र आ रही है, या वो लोग हैं हु आर ओके विद दिस हैपनिंग रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हों या लड़कियां पढ़ रही हों। अफ़गानिस्तान में तो ये होने दे रहे हैं वो। बहुत खूब। इसमें 2 बातें, और ये तस्वीर के 2 रुख हैं जिन दोनों को समझना ज़रूरी है। ये रुख जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म वाला, ख़ासकर ये जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स पढ़नी थी, नर्सेज, वो सब कुछ भी बंद कर दिया। ये सुन के थोड़ा सा मुझे भी धचका लगा, इसलिए भी उसकी 2 वजूहात हैं। जो हम राइटर्स हैं, बोलने लिखने वाले लोग हैं, अपनी तरफ से समझते हैं कि सोचने वाले भी हैं, हम अपने ही बाज़ दफ़ा अपने नैरेटिव के अंदर बॉक्स इन हो जाते हैं और हम सिर्फ बाज़ दफ़ा बात का दिफा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि मैंने कहा था, मैं कैसे कह दूँ मैं गलत था। तो मुझे कल पहली दफ़ा थोड़ा शक पड़ा कि मेरा शायद एनालिसिस गलत ना हो, क्योंकि मैं ये कहता रहा हूँ बहुत दिनों से। और क्यों मैं कहता रहा हूँ उसकी वजह ये है कि ये जो एक मजहबी इंतहा पसंदी कह दें या हार्ड लाइन कंजर्वेटिव थिंकिंग कह दें, ये अब इतनी इंट्रेंच्ड है और इतनी वाइड स्केल पे चली गई है कि इनके साथ एडजस्टमेंट ज़रूरी है। इसको मजबूरी समझते हुए मैंने ये एनालिसिस किया कि बजाय, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में हमेशा दुश्मन समझा गया। जैसे उन्होंने जो हार्ड लाइन कंजर्वेटिव या रेडिकल हैं, उन्होंने कहा ये जो प्रोग्रेसिव हैं, ये सारे अब जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं या प्रोग्रेसिव हैं या पढ़े लिखे हैं, ये दुश्मन हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है रिकन्सिलिएशन टू एन एक्सटेंट के गुफ्तगू हो। जिस तरह आपके पास भी लोग आएँ तो वो कोई मौलवी भी बैठा हो ज़रूर, देवबंदी या बरेलवी या शिया या सुन्नी, जो बड़े अपने रिजिड हैं व्यूज़ में। इस डायलॉग के बग़ैर जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इकनॉमिक क्राइसिस इतना सवेयर है कि अगर ये आपस में इन सब लोगों का डायलॉग ना हुआ तो मुसीबत बनेगी। तो मिशन या ख्वाहिश ये है कि ये गुफ्तगू चले, इसलिए ये समझने की कोशिश की। एंड आई एम कन्विंस्ड। मैं कुछ लोगों को मिला, जिसमें नाम लिए बग़ैर एक बात बताता हूँ। मेरा तालिबान से ये द रिटर्न ऑफ द तालिबान
काम करते हुए तालिबान से राब्ते हुए। मेरे लिए उसमें 2 मुश्किलात थी। एक तो मैं अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हूँ और बाल वहाँ पे तो ये ओपननेस है, जो वेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ ये ओपननेस है कि मुझे एज ए प्रोफेसर ये कोई नहीं पूछेगा या ये कुछ सवाल करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता कि ये तुमने क्यों कहा। लिहाजा उसका मैं फुल फ़ायदा उठाता हूँ। और दूसरा ये कि मैं चाहता था कि मैं तालिबान पे किताब लिख रहा हूँ तो मैं इस दफ़ा उनसे बात ज़रूर करूँ। जिस ग्रुप ने, जिस लोगों ने, मेरी पाकिस्तान के दोस्तों ने तालिबान से राब्ते करवाए, वो एक ऐसा ग्रुप है जो तालिबान का हार्डकोर ग्रुप था। वो मदरसे हकानिया से उन लोगों का ताल्लुक़ था, अफ़गानिस्तान भी आते जाते थे। अभी उनमें से एक दोस्त ने चंद दिन पहले मुझे अपनी तस्वीर भेजी सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ बैठे हुए। मैंने कहा यार मैं अमेरिका में हूँ, ये मेरा सरकारी फ़ोन है, इसमें मुझे सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीरें अपने साथ मत भेजो। लेकिन उस शख्स को मैं किस लिए जानता था कि उसने पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में शिया सुन्नी डायलॉग करवाया। एंड ही फोर्स्ड मी टू रीथिंक। मैंने कहा मैं इसको बड़ा हार्ड लाइनर समझ रहा हूँ, ये शिया सुन्नी की रिकन्सिलिएशन करा रहा है, इसका मतलब है ये ओपननेस है डायलॉग की। तो इनके अंदर वो लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से एक बंदे को मैंने इंटरव्यू किया जिसने मुझे बताया कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूँ बिकॉज ये टाइटल जो है ये बड़ा ही इज़्ज़त वाला सेक्रेड है, हमारे 4 खुलफाए राशिदीन से मुंसलिक है, तो इसको अमीरुल मोमिनीन हर बंदा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट क्लेम इट, पर वो अपने आप को कह रहे हैं। उनके साथ जो उनके टॉप एडवाइज़र्स हैं उनमें से एक ऐसा बंदा है जिसका मैंने किताब में भी अपनी जिक्र किया, रिटर्न ऑफ द तालिबान में, साकिब उनका नाम है, मुझे पूरा अभी नाम याद आ जाएगा, जो पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म की बुनियाद रखने वाले, बुनियाद तो बहुत अनफॉर्चुनेटली पहले रखी गई, जो ये रेडिकलाइजेशन हुई है और वायलेंस हुआ है, इसमें उनका बड़ा रोल है, फतवे हैं बड़े। अब वो पाकिस्तानी कह लें आप उनको, मदरसे हकानिया के पढ़े में, और हकानिया के लोग भी उनसे खुश नहीं थे। अब वो वहाँ पे सबसे बड़े करता धरता, एक वो स्कूल है, मेरा नहीं ख्याल उनसे बात हो सकती है, जो पाकिस्तान में हर मसलक जो उनके मसलक के लिमिटेड वर्ल्ड व्यू से दूर है उसको वो कहेंगे ये काफिर है। एक वो ग्रुप भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कोई डाइवर्सिटी या उनसे किसी खैर की तवक्को है, लेकिन उनके बेशुमार फुट सोल्जर्स हैं, जो लोग बाहर चले गए, जो लोग, तालिबान की बड़ी बेस तो कराची में है। तालिबान के जो नए गढ़ हैं वो क्रॉस पाकिस्तान है, लोग कम जानते हैं, वो पेशावर या KPP में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तो वो लोग क्योंकि दूसरों से इंगेज कर रहे हैं, बच्चों से भी, दूसरों से भी, पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हैं, उनसे गुफ्तगू भी हो सकती है। उनके अंदर मुझे ये नज़र आता है कि दे आर रेडी टू लिव विद द अदर्स। सर इसमें 2-3 बातें आपने कर दी हैं जो मेरे इंटरेस्ट की हैं, बट सिंस सेक्टेरियनिज़म अभी पाराचनान में जिस तरह वाक़या हो रहा है, इफ्तिखार फिरदौस से भी मैं बात कर रहा था, वो अक्सर लिखते हैं सिक्योरिटी पैराडाइम से, उन्होंने कहा कि जो एंटी शिया हेट्रेड तालिबान में पहले पाई जाती थी वो अब पॉलिसी लेवल पे नहीं पाई जाती। अगर जुलूस भी हो तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप जंजीर जनीन ना करें, बट बाकी हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, इन एरियाज़ में भी कर लें, सो दैट हार्ड कोर एंटी शिया दियोबंदी इस्लाम वो माइल्ड हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि पाराचनान में जिस तरह के वाक़े हो रहे हैं, इस्लामिक स्टेट की भी एक राइज़ हम देख रहे हैं, ISKP भी देख रहे हैं हम। आप कैसे इस पूरे पैराडाइम को देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इफ्तिखार फिरदौस ठीक फरमा रहे हैं। एक तो मैं उनकी और उनके जो ग्रुप है उनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ। खुरासान डायरी बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट तो हम में से सब भी अपने आप को समझते हैं, लेकिन हर तरफ हम सब के ताल्लुकात होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये लोग जेन्युइनली इशू को जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैंने ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि अपनी किताब बेचने के लिए, मैंने अपनी किताब में इसका डिटेल जिक्र किया जिस पे मुझे थोड़ा सा पुश बैक आया है हज़ारा शिया की तरफ से। मैंने क्या कहा, बिल्कुल ये कहा कि जिस दिन तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को टेक ओवर किया, उसके 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते बाद आशूरा था, उन्होंने पूरे काबुल में काले झंडे लगे हुए थे, उन्होंने अलाउ किया क्योंकि वहाँ पे अहले तशरीफ़ बहुत ज़्यादा हैं, या ख़ासी तादाद में, ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं। बड़े कम लोग जानते हैं कि बहुत से ताजिक शिया हैं और ऑफ कोर्स हज़ारा शिया तो हैं ही हैं। उन्होंने उनको कहा बिल्कुल आप अपना जिस तरह जुलूस करना चाहते हैं करें। उन्होंने बिल्कुल जंजीर ज़नी पे कहा, विच इज़ देयर राइट, और वो जंजीर ज़नी कोई पार्ट एंड पार्सल ऑफ शिइज़्म तो नहीं है, एक रिचुअल है
और वो एक कल्चरल रिचुअल है उसका। इराक़ में जो है तो मुख्तलिफ है, ईरान में तो वो नहीं करने देते आप, जिस तरह जंजीर ज़नी पाकिस्तान में होती है। ये थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी की तरफ ना चले जाएं, बट आई एम फाइन डूइंग दैट। ईरान की और पाकिस्तान की जंजीर ज़नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ईरान वाले इनकी मिन्नत समाजत करते रहे कि थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, लेकिन इन्होंने हर बात, यहाँ के शिया मौलवियों ने ईरान से ताल्लुक़ हैं बहुत से, नजफ़ और कुम की वजह से हैं। आप कह रहे हैं जिस तरह जंजीर का मातम होता है कराची में या पाकिस्तान, ईरान में नहीं होता। ईरान में ऐसा उन्होंने बैन कर दिया है, दे हैव बैंड इट। इराक़ ने नहीं किया, लेकिन ईरान के उलमा भी, यानी इस पे ये वेरिएशंस हैं इस एक किसी भी रिचुअल का कि वो कोई शियज़म की ऐसी, जितना मैं शियज़म या इस वर्ल्ड व्यू को समझता हूँ, ये उसकी कोई असास नहीं है। ये हाँ असास आप विलायत है, ये एक अलग मौजू है, कभी इस पे भी बात हो सकती है, लेकिन इस पे अगर तालिबान ने कह दिया तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई। बिल्कुल उन्होंने रिस्पेक्ट की अहले तशी की। बल्कि मुझे किसी दोस्त ने ये बताया कि जो मेरे दोस्त गए वो अरब हैं, और वो चैरिटी शियों के लिए कुछ पैसे लेके गए अरब मुल्क से तालिबान के दौर में। मैंने उनको पूरा इंटरव्यू किया, पूरा वाक़या मैंने अपनी किताब में लिखा। वो कहते हैं मैं अहले तशी को जाके मिला और मैंने उनसे पूछा मज़ार शरीफ में कि ये तालिबान आ गए, ये आप लोग यहाँ पे आपको ऑपरेट करने दे रहे हैं, आपके स्कूल कॉलेज चल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल चल रहे हैं, हमें कोई उन्होंने नहीं रोका, बल्कि अब आसानी है, पहले ये पहाड़ों में थे, हमारे एक्सेसिबल नहीं थे, अब ये लोग एक्सेसिबल है, हमारी बात कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा आशूरा के दिन जुलूस निकलता है उसको रोक दो, क्योंकि उस पर ये दैश वाले और ISK इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान वाले हमला करेंगे, हमारे लिए उसको सिक्योर करना मुश्किल होगा, तो इस बड़े एक जुलूस के 5 छोटे जुलूस निकाल लो। अब इसमें यह भी हो सकता है वो इनकी शो ऑफ स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट कर रहे हो, या लेकिन जब कोई अगर वो जनरली शायद कह रहे हो, वाकई वो सिक्योर करना मुश्किल हो। द पॉइंट इज़ कि उन्होंने इनको रोका नहीं। मैंने जब ये बातें लिखी और कुछ तकरीर में की, तो मेरे जो बाज़ हज़ारा दोस्त थे अफ़गानिस्तान से, उन्होंने मुझे कहा देखें वो हज़ारा को निकाल रहे हैं नौकरियों से, वो हमें डिस्प्लेस कर रहे हैं हमारी ज़मीनों से। मैंने तालिबान से पूछा, जो मेरे जानने वाले थे, कि भाई मैंने तो आप लोगों की बात कही जैसे आपने मुझे कही थी, लेकिन ये पुश बैक है। उन्होंने कहा जी बात यह है कि पिछले कारज़ई के दौर में, अशरफ गनी के दौर में हज़ारा को बहुत सी नई जगह दी गई, हम उनसे कोई ऐसी बात होगी, और ये जो शियों को या हज़ारा को नौकरियों से निकालना है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अभी हमारा कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पर। हमारे डिफरेंट फैक्शंस हैं, डिफरेंट लोग हैं, जिसकी मिनिस्ट्री है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। तो क्रक्स ये है इस सारी बात का कि ये बात इफ्तिखार ठीक कह रहे हैं, जो उनका बायस था, नेगेटिविटी थी अहले तशी के ख़िलाफ़, वैसी अब नहीं है। और उसकी वजह ये है कि आज का जो नया तालिबान है वो, या प्रॉब्लम चाइल्ड है, वो ISK है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, वो दैश है। तो तालिबान ने, और दैश तालिबान पे हमले कर रहा है ये कह के कि तुम ये शियों के साथ बड़ी गठजोड़ कर रहे हो। तो अब नया जो मुसीबत का पेश खैमा बने हुए हैं वो ये दैश वाले लोग हैं। तो ज़रूरत पड़ गई, ये एक पॉलिसी, आखिरी बात, एक एकेडमिक बाकायदा थ्योरी है, सैयद वली नसर हैं, बड़ी अच्छी उनकी किताब है। वो ये कहते हैं कि जहाँ पर भी आप ये रेडिकल या एक्सट्रीम रिलीजियस एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाएंगे, दे विल बी फोर्स टू कम टुवर्ड्स द सेंटर। वो बीच में आएंगे, वो अपनी हार्ड लाइन पोजीशन छोड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ भी आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस रखेंगे, उसकी खूबसूरती ये है कि जिनकी सख्त पोजीशंस हैं उनको वो मूव करके टुवर्ड्स द सेंटर लाएगा, ताकि वो सबके साथ मिल के चलें। सर ये जर्मनी में भी चांसलर की यही पोजीशन थी कि हिटलर को मेन स्ट्रीम कर लो, वो ठीक हो जाएगा। एंड इट्स, आई थिंक इट्स कॉल्ड द बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन इन हिस्ट्री। तो ऑफ कोर्स मैं अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी बेहतर नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़ियाउल हक हैं वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को खुद फ़ैन करते थे, फ्लेम्स, फिर अमेरिका के पास जाते थे, बोलते थे यार मुझे रहने दो, क्योंकि मेरे बाद तो ये और भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो आप जो तालिबान 3.0 कह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें करते जा रहे हैं, एंड देन द नैरेटिव वी गेट, या द नैरेटिव दे गिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके सर हमारी भी पोजीशन मुश्किल में है। जब TTP पे भी हम बोलते हैं क्रैकडाउन करो, बोलते हैं हमारी भी मुसीबत है, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो फिर IS आ जाएगा। तो ये जो उन्होंने एक मॉन्स्टर बनाया हुआ है, विच एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स IS की वहाँ पे प्रेजेंस है, कितना हम लीवे देते रहें कि अच्छा यार बेचारों इनकी भी मजबूरियाँ हैं, इनको भी समझें, या एट व्हाट पॉइंट विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी बी लाइक यार कि औरतों को आप डॉक्टर नहीं पढ़ने दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, कल को आपके बच्चों की डिलीवरी होंगी, मर्द करेगा, वो भी इनको हराम लगता है, तो फिर करना क्या है?
नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। वो सिर्फ एक जुमले में वो हिटलर वाली मिसाल आपकी अहम है, वो खासकर अपीजमेंट और वो सब कुछ, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही एक एक्सट्रीम सतह में था, उसकी हम बात नहीं करते, पर्टिकुलर था। जो आम हालात में लोगों को गुफ्तगू में शामिल करना और इंगेज करना हमेशा जो है अच्छा सूदमंद साबित होता है। तालिबान की आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे तालिबान के मैंने कोट किया, एक वज़ीर भी हैं जिन्होंने ये कहा, उन्होंने ओपनली ये बात चंद और लोगों के सामने भी कही कि देखिए मेरी अपनी बेटी PhD करना चाहती है, एक टर्की में पढ़ रही है, ये बड़े मशहूर वज़ीर हैं इस वक्त तालिबान के, और उन्होंने इनके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा मेरी बच्चियां भी दोहा में पढ़ रही हैं, और वो सब ये कहते थे। मुझे इनके मेन स्ट्रीम लीडर्स ने कहा कि जनाब हम चाहते हैं, हमारे में से 80% लोग चाहते हैं लड़कियां पढ़ें, और आप देखेंगे तब्दीली होगी। मेरे जैसे लोग भी इस उम्मीद में थे कि अच्छा ये थोड़ा सा और आसानी होगी, लेकिन ये बड़ा नया चैलेंज है। और मैं इसीलिए आपसे शुरू में कहता कि मैं ख़ुद थोड़ा सा अपने असेसमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि लग ये रहा है कि जो कंधार में लोग बैठे हैं हार्ड लाइन, जो बिल्कुल उनमें हार्ड लाइन, उनको मार्जिन कभी मैंने भी नहीं दिया और लोगों ने भी नहीं दिया। मुल्ला हिब्बतुल्लाह के चीफ जस्टिस हैं मुल्ला हकीम, उनकी किताब है, अब उस पर रिव्यूज़ भी आ गए, मैंने भी उस पर रिव्यू लिखा है, बहुत खौफनाक किताब है। उसमें वो इस्लाम का रुख है जो मैं तो उसको, और बेशुमार लोग उसको इस्लाम का रुख मानने को तैयार ही नहीं है, वो इतना डॉगमेटिक है। उसमें जो उनकी अपनी ट्राइबल एथोस है, उन्होंने उसको ऐसे मिला जुला के पेश किया है, और वो इस्लाम का ऐसा रंग है जो कोई ना इजिप्ट का लज़र मानने को तैयार है, ना उसको टर्की मानने को तैयार है, ना इराक मानने को तैयार है, ना ईरान मानने को तैयार है। वो लोग मौजूद हैं। हमारा ख्याल था कि वो पुश बैक होगा, उनको वो मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं, और जो पॉलिसी वो दे रहे हैं, मुझे इससे ख़तरा पैदा हो गया कि ये इनके दरमियान क्लैश भी शायद फिर करीब हो गया हो। और जो है, हम नहीं कहते कि किसी को भी लीडर को चाहे जितना भी एक्सट्रीम हो, कोई फिज़िकली एलिमिनेट हो, पर मुझे ये खदशा पैदा हो गया है कि ये इनकी अब बैटल ऐसी हो गई है जहाँ पे ये कौन किसको मार दे, ये किसी को नहीं पता। और ये बात मैं मानने को, आपकी बात को बिल्कुल ये वैलिड है कि इनके साथ इतना अपीज़ करते जाएं, इनको इतना वक्त दें कि इन्होंने औरतों के लिए जीना हराम कर दिया। उनका जीना तो दूर की बात है, उनका सांस लेना बंद कर दिया। छोटी बच्चियों को बंद किया, पहले बड़ी लड़कियों को बंद किया, अब ये प्राइमरी की बच्चियों को भी मुझे लगता है घर छोड़ देंगे, क्योंकि जो उनका चीफ जस्टिस है उसकी किताब में ये लिखा हुआ है, जो पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीम मौलवी भी कहते रहे कि औरत सिर्फ उस वक्त घर से निकलेगी जब वो मौत के करीब है और डॉक्टर देखना ज़रूरी है, वरना वो कहते हैं औरत कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये उसका व्यू है उनके चीफ जस्टिस का, जहाँ के चीफ जस्टिस का ये व्यू है। और इतनी खौफनाक बातें उसकी किताब में, और वो उनकी उसका जो प्रेफेस या इदारिया कहना चाहिए लिखा है या इंडोर्समेंट है, वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने ख़ुद की है। अब ये जो कंधार के तालिबान हैं, ये दे आर रियली बैड न्यूज़। और ये बात मैंने सऊदी टॉप लीडर से भी सुनी है, ये मैंने अल-अज़हर वालों से भी सुनी है, जो भी तकी उस्मानी साहब भी मिलने गए थे उनको, उन्होंने, अब मैं इज़्ज़त व एहतराम से बात करूँगा, उन्होंने इन लोगों को बहुत ह्यूमिलेट किया। उन्होंने को कहा आप हमें कौन से देवबंदी बढ़ाने जमाएं, हमें पता है, हम अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमें, हमारी रियायाँ हैं, मतलब ये जुमले नहीं कहे, लेकिन उसके मानी यही थे कि आप कराची में हैं ना, कराची में अपने मदरसे चलाएं, हमें मत बताएं कि देवबंदी, हनफी, सुन्नी इस्लाम क्या है। ये बड़ी खौफनाक मूवमेंट है। और लेकिन अभी तक जो काबुल के लोग हैं, जो उनके कैबिनेट में बैठे हुए, वो ऐसे नहीं हैं। और रियलिटी के तालिबान देखें, अमेरिका ने, ये मैं अमेरिका में अपने दोस्तों को, एज मैं अमेरिकन हैट पहन के आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी सिक्योरिटी डिफेंस को बढ़ाता भी हूँ, और सब लोगों से, दुनिया के स्कॉलर्स, पाकिस्तान से भी हमारे पास फौजी, हमारे भी काफ़ी अपने आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाया है, बट आई डोंट थिंक they should be a reflection of your नहीं वो, लेकिन नहीं, बड़े काबिल लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी फील्ड में उनका काम है, उनका डेमोक्रेसी के बारे में क्या वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उन लोगों के साथ अमेरिका ने हर कोशिश कर ली, CV पे कितना पैसा लगाया, उनके इंस्टीट्यूशंस बनाए, विद ऑल द मनी, बिलियंस, क्या टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर। उससे अफ़गानिस्तान में अक्सर अमेरिकी दोस्तों को कहता हूँ कि जितना पैसा लगाया गया है, इससे तो पूरा अफ़गानिस्तान एक खूबसूरत बाग बन जाता, इतने पैसे थे, पूरा अफ़गानिस्तान। तो ये कोई ऑप्शन नहीं चली। जब कोई ऑप्शन नहीं चली तो अब कुछ ना कुछ तो एंगेज करके ही बात होगी।
अब दोबारा या उन पे चढ़ दौड़े, उनको मारा जाए, उससे वो और पनपते हैं। आपको याद होगा लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद टीटीपी बनी, उसके बाद क्या मुसीबत, कैसी सुसाइड बॉम्बिंग की लहर आ गई। ये पाकिस्तान ने भी ये गलती हमारे लिबरल्स नाराज हो जाएंगे, उनको मुशर्रफ बहुत पसंद है, उनको ये बताना। मैं अच्छा, मुशर्रफ अमेरिका को भी बहुत पसंद है। मैं तो बड़ा सख्त एक्टिविस्ट था जो मेरे पीएचडी के years थे मुशर्रफ के खिलाफ, इसलिए कि एज ए मिलिट्री डिक्टेटर। उनके डिप्टी डायरेक्टर थे नैब, मैं नैब में रहा, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरी पोस्टिंग हो गई है। मैंने बड़े लोगों को इंटरोगेट किया। मैं अब नाम लूँ तो आप हैरान रह जाएं। अपॉलोजाइज करना चाहेंगे कि यार मैंने मुशर्रफ के कहने पे किसी के साथ ज्यादती की? नहीं, किसी के साथ ज्यादती नहीं की मैंने। तो जब मुझे लगा कि मुशर्रफ ज्यादती कर रहे हैं और जिन लोगों को हमने नैब में इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया, उनकी PMLQ बन गई है, तो मैंने पाकिस्तान से रुखसत ले ली। आई गेव अप ऑन, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई लेफ्ट पाकिस्तान। सो यू एग्री दैट NAB वाज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अदारा, जिस तरह एब्डो बनाया था अयूब ने उस दिन? असल मकसद ये नहीं था, असल मकसद उनका कतन ये नहीं था। असल मकसद नैब का जो जनरल सैयद मोहम्मद अमजद थे, मुझे अगर आप पाकिस्तान में कहना, मैं जो जना और पुराने लोग तो बड़े थे जिन लोगों को हमने अपने लाइफ में देखा, उनमें से जो नॉट ओनली पीपल ऑफ इंटेग्रिटी बट जेन्युइन पीपल विद हुम यू वुड लाइक टू सिट एंड लर्न, जनरल सैयद मोहम्मद अमजद उन लोगों में से थे। मेरा नहीं ख्याल कि उनका एजेंडा था, उनके साथ मैं 1 साल रहा। उसके बाद ये बिल्कुल PMLQ बनाई गई, जिनके केस थे उनके केस ख़त्म किए गए। इट वॉज अ टोटल पॉलिटिकल ड्रामा। और शुक्र है कि मैं, वो जब आगाज़ हुआ तो मुझे इस वक्त PhD में एडमिशन मिल गया, और PhD में एडमिशन बाहर अप्लाई इसलिए किया कि थैंक यू वेरी मच। सर हम ये डिस्ट्रैक्ट ही हो गए हैं, बट आप ये इतना लीवे भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स रिजल्ट्स स्पीक फॉर व्हाट इट वाज डन फॉर। नियतें तो कोई भी नहीं जानता, अल्लाह मियाँ जानता है। मैं आपकी किताब, क्योंकि लाइक यू सेड के 2-3 दिन के नोटिस पे हुआ है, मैं पहले 2 चैप्टर ही पढ़ चुका हूँ। आई एम इंटरेस्टेड कि कारगिल और मुशर्रफ पे आपकी क्या उस पर आगे व्यू पॉइंट आएगा। बट जो कर्नल अशफाक जैसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है, इट्स क्वाइट क्लियर कि मुशर्रफ ने कोई इसलिए लगाया था कि उनकी कारगिल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो जो आदमी कर ही इस वजह से रहा है, वो आकर नेक नियति करेगा, ये तुमसे एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। ये बात भी है। प्लस ये था कि उस वक्त ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक इशू है कि पाकिस्तान में इतने मार्शल लॉ लगे हैं कि जो भी आर्मी चीफ आता है उसको, इससे पहले कि सोच उसके दिमाग में आए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट जो है वो पावर सर्कल्स के लिए घूमी हुई है, तो वो जाके वो कहना शुरू होते हैं। पहले ये बात मुझे एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने कही, मैं अभी उनका नाम नहीं लेता, मुझे क्योंकि उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा, और उन्होंने नहीं मार्शल लॉ लगाया, ना उन्होंने एक्सटेंशन ली, उन फ्यू जनरल्स में से। वो कहते हैं मुझे लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया कि तुमसे बड़ा तो कोई विजनरी या मुदब्बिर ही पैदा नहीं हुआ। जब आप ये कहना शुरू हो तो अगले लोग ये भी टेक ओवर का। आप सऊदी में कब थे? सऊदी में नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। बड़े बड़े पढ़े लिखे पाकिस्तान के बड़े बड़े जेन्युइनली काबिल लोग भी थे जो फ़ौज में अहम ओहदों पे रहे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मुशर्रफ साहब, एक व्यू ये है जो मुझे बाद में उसकी समझ आई। एक तो मुझे ये, मैं हमेशा पूछता रहा लोगों से कि वाई अमेरिकन्स लव मुशर्रफ, क्योंकि मुशर्रफ ने जेन्युइनली अमेरिका के साथ एक ऐसा अलायंस किया जिससे एक्सट्रीमिज़म बड़ी, एक तरफ तो अलग इशू है, पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़ी ज़बरदस्त स्पेस दी काउंटर टेररिज्म में, सिग्नल इंटेलिजेंस में, रीजनल पॉलिटिक्स में, ईरान के ख़िलाफ़, जहाँ जहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट थे पाकिस्तान ने सर्व किए। और मुशर्रफ ये समझते थे कि यहाँ पे ज़ाती लोग बना लेते ना इशू। नवाज़ शरीफ ने मुझे जहाज़ गिराने की कोशिश की, और उन्होंने भी बेवकूफ़ी में की, इनको ये पता ही नहीं था कि जहाज़ गिरने का चांस है। ये मैं अब तो खैर उसको, नवाज़ शरीफ को पाक साफ़ करके उस सारे वो केस किसी को याद ही नहीं रहे। ये एक कानून का और केसेस बनाने का एक ऐसा ड्रामा रचाया जाता है यहाँ पर, जिससे रूल ऑफ लॉ को तो आपने दफन कर दिया। ये ज़िम्नन बात बीच में आ गई। मुशर्रफ को लोग थोड़ा सा जो बेनिफिट ऑफ डाउट आप 2 बातों पे दे सकते हैं। दिस इज़ लेटर थिंकिंग। एक ये कि उन्होंने जो ज़िया का राइट विंग पॉलिसीज़ थी, उसका ये सेकुलर लिबरल होते हुए उसका पुश बैक किया MMA बनाकर। बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने इसका ये कैविएट देना था अभी। ये बड़ा अच्छा आपका जवाब है, लेकिन वो क्योंकि पर्सनल लेवल पे थोड़े से प्रोग्रेसिव थे इस वजह से एक लोग, लेकिन उन्होंने किया वही जो हार्ड लाइन ज़िया-उल हक ने किया, उसी को उन्होंने आगे चलाया। दूसरी बात ये कि उन्होंने जेन्युइनली इंडिया के साथ ओपनिंग की कोशिश की। ये भी मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है
कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली इंडिया के साथ पीस डील को एडजस्टमेंट करनी होगी अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक तरक्की चाहिए और पाकिस्तान ने अपना फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। ये दोनों कोशिशें भी अगर मैं करूं कि जब राजीव गांधी बेनज़ीर आई, राजीव गांधी आए, जब नवाज शरीफ आए, वाजपेयी आए, किसने कैंपेनें चलाई कि ये लोग इंडिया के यार हैं? तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन जब कोई और करे तो उसको दुनिया भर की गालियां देकर खुद करके हीरो बन जाते हैं। ये क्या बात हुई यार? नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छा आर्गूमेंट है और मुझे खुशी भी हो रही है कि आपकी माशाल्लाह तारीख़ पे बड़ी गहरी नज़र है और हर चीज़ के। अब ये पाकिस्तान में हर चीज़ का आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट है, जना पे भी है लोगों का कि बड़े सेकुलर प्रोग्रेसिव। मैंने पढ़ी आपकी किताब। अच्छा तो वो ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना होता है कि कौन से आर्गूमेंट में या किस लाइन ऑफ थिंकिंग में थोड़ी सी ज़्यादा जान है, क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट तो ये सब है, मज़हब की बातों में भी बेशुमार है। तो वो थोड़ा सा हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा। जिस तरह मैं पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ये बेनिफिट देता हूँ कि जो भी है उन्होंने प्रोग्रेसिव लोगों को सपोर्ट की, औरतों को स्पीकर भी बनाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं। आई ऑलवेज गिव देम सम बेनिफिट। MQM को जो मर्जी आप जिनसे जो गलतियाँ हुई वो हुई, MQM ने एक मिडिल क्लास के लोगों को शुरू में स्पेस दी, बाद में गैंगस्टरिज्म भी किया, लेकिन आप उसको ये नहीं उनसे ले सकते कि उन्होंने मिडिल क्लास की बात की, अपने रिश्तेदारों को जॉब्स नहीं दी। उन्होंने हर एक को मेरिट पे बहुत लोगों को दी। पीपल्स पार्टी ने औरतों को राइट्स दिए, माइनॉरिटी को राइट्स दिए, किसने हिंदुओं को बनाया? मैं अगर किसी पार्टी के बारे में कोई ऐसी नई अच्छी बात नहीं मेरे ज़हन में आ रही तो वो मुस्लिम लीग है, क्योंकि इन्होंने इनसे मैं आई एम बीइंग मे बी ओवरली क्रिटिकल, ना किसी माइनॉरिटी वाले को राइट दिया, ना कि मुसलमानों के अंदर किसी को जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स उनको लेकर दिया। जिस तरफ की हवा चली वहाँ पे चल गए, इधर वालों के साथ भी डील की, उधर वालों के साथ भी डील की। अल्टीमेटली यू बिकम सो कॉम्प्रोमाइज्ड कि आपसे फिर को डिलीवर कुछ नहीं होता। ये बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक दे डिड। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बात आपने। अगर हम वापस आ जाएं, सिंस पीपीपी का पंजाब में ना इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया, वहीं के हैं वो। नहीं, पाकिस्तान सारा को अपनाना चाहिए ना इसमें। वापस अगर हम आ जाएं, आसिफा भुट्टो का भी आपने रिसेंटली क्लिप देखा ही होगा, हर जगह जा चुका है। उन्होंने, मैंने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया, पर जो आपकी पोजीशन है, आसिफा भुट्टो फॉर पीपल हु हैवंट सीन सेज वी कांट डिक्टेट। ठीक कह रही हैं, तो कहने को तो ठीक कह रही हैं, बट मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा कि सिचुएशन तो हमने बता दी ये है। एक तरफ हमें ये भी ख़तरा है कि आपका जिस मुल्क में आप पढ़ाते हैं, अब देखें फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसमें खामोशी होती है। ईरान में अगर एक खातून करें, वो ऑल ऑफ अ सडन सारा मीडिया उनको हीरो बना देता है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डिफेंड कर रहे हैं, आप जो करें औरतों के साथ वो भी जाती है, बट द फैक्ट दैट आपको ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स, फेमिनिज्म, ये सारे इश्यूज तब याद आते हैं। भी आपने कहा अफगानिस्तान में पैसे लगाए, आई वुड से पैसे बनाए, लॉकहीड मार्टिन, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसको गए? जो रोड बिल्डिंग थे वो कॉन्ट्रैक्ट किसको गए? वो लोकल लोगों को तो नहीं गए। तो अमेरिका की वहाँ पर ये हिस्ट्री है। अमेरिका अगर अब बहुत डायरेक्ट काइनेटिक इंगेजमेंट करेगा, उसको तो सब बोलेंगे बस भाई आप पीस हो जाएं। पाकिस्तान की इतनी पोजीशन है नहीं। सिचुएशन वी हैव सेड दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, व्हाट टू डू देन? अच्छी बात। एक तो ह्यूमन राइट्स पे मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मुझे इस कहने में कुछ आर नहीं है कि ये जो वेस्ट के बाज़ मॉडल्स हैं जो हिपोक्रेसी पे बुनियाद हैं जिनकी, और ये ह्यूमन राइट्स और ये तमाम चीज़ें रिसेंटली मैंने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कराई, जिसमें एक बड़े मशहूर स्कॉलर आए। हमने उनसे पूछा और सारी दुनिया के वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद थे और वो अमेरिका के बड़े ही अहम ओहदे पे रह चुकी हैं। उन्होंने कहा ये सारा ड्रामा है, ये जिसको ट्विस्ट करना होता है आप उसके लिए ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आप ये कर रहे हैं, आप कैटेगरी ए हैं, आप कैटेगरी बी हैं। ये तरीक़ाकार है कि किसको आपने कहाँ प्रेशराइज़ करना है। जेन्युइन भी होता है, बाज़ लोग जेन्युइन एफर्ट करते हैं, लेकिन एज ये आजकल जो हो रहा है गाज़ा में लोगों ने बोला कि ये इजराइल के लिए नहीं है, ये और मुल्कों के लिए तो ये बात सही है। इस वक्त जो मैसिव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, ये तो बल्कि लफ्ज़ ही मुझे लगता है बेमानी हो गए हैं। जिस तरह की अंदोनाक सूरत हाल है और जिस तरह ये मैंने इत्तेफाक से कल ही कराची आकर मैं किसी वेस्टर्न बड़े अहम एक यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे डिप्लोमेट, उनको मिला तो उनको इस मौजू पे बात हो रही थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो पाकिस्तान, उन्होंने कहा अभी आप पाकिस्तान आए, आपने क्या सुना? मैंने कहा 2 दिन में तो मैं 3 दिन हुए आए हुए, और बात ये पूरा पाकिस्तान नहीं, जो साउथ है, ग्लोबल साउथ है, उनका ख्याल है कि ये डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है और आप लोगों को वेस्ट बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गया। उसने मुझे कहा, हसन आई कांट से इट आउट लाउड, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हकीकत है।
लोगों को पता है कि ये क्या किस तरह की सूरत हाल है। लेकिन इस सिनेरियो में मैं आसिफा का मैंने वो टू बी ऑनेस्ट ये दौर है आजकल क्लिप्स का, 2 जुमले आप सुनते हैं आपको पता नहीं होता इससे पहले क्या कहा गया है। मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म देखा है एंड पीपल आर बीइंग अ बिट अनफेयर टू आसिफा आई थिंक। वाई मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ इस वक्त नहीं है, मेरे वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी किसी तरह की वाकफियत दोस्तियाँ अब नहीं हैं, जान पहचान है। उसकी वजह यह है वो एक यंग बच्ची है, शी इज़ कमिंग अप, शी इज़ अ किड इन दैट सेंस, वो भी बच्ची हैं। लेकिन द वे शी कैरिड हर सेल्फ, उनका आर्गूमेंट ये है कि आप तालिबान को डिक्टेट नहीं कर सकते। वो ये बात ठीक कह रही है, तालिबान को डिक्टेट पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, वेस्ट ने करके देख लिया डिक्टेट, क्या बात निकली। अब पाकिस्तान ने डिक्टेट करके देख लिया, पाकिस्तान ने उनको सेंचुरीज दी अफगान तालिबान को, इनके ज़ाती घर उनके कराची में हैं। मैंने किसी एक दफ़ा मैंने अपनी किताब में वाक़या लिखा है, मुल्ला उमर भी यहाँ पे वफ़ात हुई, उनके बेटे यहाँ पे ही थे जिस वक्त ये उनके बेटे मुल्ला याकूब ने बहुत सख्त बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिए। तो मैंने पाकिस्तान में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत से पूछा कि जनाब अली ये मुल्ला याकूब तो आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी, इन्होंने मोहब्बत में मुझे सर कह दिया। उन्होंने कहा सर वो जहाज़ पे तो अपनी फैमिली को मिलने उसने इधर ही आना है ना कराची, बच्चे तो यहाँ ही रखे हुए, अब शायद तब्दील हो गया हो, तो इसको देख लेते हैं कितने दिन ये कहता है। तो ये आपने मैनिपुलेट भी कर लिया, किसी का घर भी ले लिया पेशावर में, आप उनको नहीं कर सकते डिक्टेट क्योंकि उन्होंने अपना काम करना है, लिहाजा ये इंगेजमेंट से होगा। ये कुछ लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर जो थोड़े से मॉडरेट सोच रखते हैं, उनके अब नाम लें तो उनके सबके नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्टों पे हैं, तो मैं इसलिए नाम लेने से थोड़ी सी एहतियात कर रहा हूँ। वो लोग पुश बैक कर सकते हैं और करेंगे। आम अफ़गान, अच्छा ये बात याद रखनी ज़रूरी है, मैंने इसी सिनेरियो में एक खातून गिलानी फैमिली की, बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है अफ़गानिस्तान से, मैं उनको भी कुछ दिन पहले लंदन में मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमने वहाँ पे अपना जो सूफ़ी सर्कल था काबुल में वो शुरू किया। मैंने कहा मोहतरमा मुझे बताएं, आपकी तो वो इज़्ज़त कर रहे हैं, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ख़ानदान है, आप लोगों के तालिबान से भी सलाम दुआ रही है, इस्लामाबाद से भी ताल्लुकात हैं, तो वो तालिबान को नहीं पता कि आप ये जो पुराना सूफ़ी सर्कल है उसमें बातचीत शुरू की है आपने? शी सेड नहीं, वो अपना बंदा भेजते हैं, वो बैठता है, हमें उन्होंने अभी तक नहीं रोका। 2-3 बड़ी मशहूर ख़वातीन हैं, वो ये कर रहे हैं काम काबुल के अंदर। इस वक्त तालिबान जो भी कहें हार्डलाइनर, सखी श्राइन है, वहाँ सिर्फ सूफिया जाते हैं या अहले तशी जाते हैं काबुल में, बड़ी खूबसूरत। वहाँ गार्ड बन के कौन खड़ा हुआ है? तालिबान के सोल्जर्स खड़े हुए हैं, वो उस जगह को सेफ गार्ड कर रहे हैं दैश के ख़िलाफ़। दैश क्यों हमले कर रही है तालिबान पे? अब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड तालिबान, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अंदर जो रिलेटिवली मॉडरेट फोर्स है, या मॉडरेट भी, ये हम तो अमेरिका में हमें को कहते हैं ना, और ये अक्सर होता है, हसन इज़ ए मॉडरेट मुस्लिम। मैंने कहता हूँ बड़ी मेहरबानी, मुझे मॉडरेट का टाइटल ना दें, मैं मुसलमान हूँ सादा सा। मुझे ये मॉडरेशन के नाम पे जो एक और वारदात चली थी वेस्ट में, लिहाजा मैं ख़ुद एहतियात करूँ लफ्ज़ से मॉडरेट के अलावा मैं कोई लफ्ज़ सोच रहा हूँ कि जो इतने रेडिकल और हार्ड लाइनर और हिब्बतुल्लाह का स्कूल नहीं है, उन लोगों को थोड़ी सी स्पेस आपको देनी होगी। अभी भी चेंज उन्हीं से आएगी। हम क्या करेंगे? गन पॉइंट के ऊपर उनको कहेंगे बच्चियों को स्कूल भेजो? इसे पर स्पेस किसको देनी होगी? मतलब हम तो नहीं इंटरवीन कर सकते। ये अमेरिका की अगेन दुनिया भर में, साउथ में देख लें, फेल्ड पॉलिसी रही है, अरब वर्ल्ड में देख लें कि मॉडरेट वॉइसेस जो हैं उनको पहले पैसे देते हैं, फिर उनको आर्म करते हैं, या उनकी एक शैम गवर्नमेंट बनाते हैं। हामिद करज़ई, अशरफ गनी, दोज एक्सपेरिमेंट्स, क्या लेजिटिमेसी थी उन एक्सपेरिमेंट्स की? अच्छी बात। तो जो ये मॉडरेट वॉइसेस हैं, इज़ योर प्ली टू द तालिबान कि भाई इनकी भी सुन लो, इनको स्पेस दो? और हमारी यही पोजीशन रह सकती है, बस हम उनसे तरले कर सकते हैं कि भाई इनको स्पेस दे दो। बिकॉज इंटरवेंशन या सपोर्ट फॉर दीज मॉडरेट वॉइसेस थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी, व्हाट डज दैट लुक लाइक? अच्छी बात है। उसका एक तरीका, ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपको किसी वेस्टर्न नए मॉडल की या किसी ग्रांट की या फंडिंग स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 बातों पे एम्फसाइज़ करना होगा और समझनी होंगी। एक बात ये कि जितने भी सूफिया हिस्ट्री में इस पूरे रीजन में आए हैं, उन सब का बेस अफ़गानिस्तान था। जब ज़हीरुद्दीन बाबर आया यहाँ पे इस इलाके में जहाँ हम बैठे हैं, तो उससे जब पूछा गया तुम्हें क्या बात याद आ रही है अफ़गानिस्तान की, तो उसने कहा या मुझे वहाँ के बाग याद आ रहे हैं, उनके फ्रूट्स, या मुझे वहाँ की लाइब्रेरीज़ याद आ रही हैं। अफ़गानिस्तान की जो रिलीजियस प्लूरलिज़म था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान में भी जो सूफिया आए वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान से आए। उनकी जो बुनियादी बेसिस है वो बड़ी ही ओपन है।
ये तालिबान उसके अंदर एक तालिबान ने तो अपने मज़हब को एक कल्ट बना दिए। मैंने तो एक चैप्टर अपनी किताब में पूरा लिखा है कि ये अमेरिका में या वेस्ट में एक नई इस्तिलाह है न्यू रिलीजन, जिसको वो कहते हैं कल्ट नामी की तरह का होता है, ये एक पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द होता है। ये इन्होंने इस तरह का हिसाब किताब बनाया है। आप अभी जाके, मैं शर्तन कहता हूँ, बल्कि कराची में भी जो देवबंदियों के मदरसे हकानिया तक में आप जाएं, वो आपको कहेंगे कि हम हनफी सुन्नी हैं। और ये जो देवबंदी, इंडिया के देवबंदी तो बहुत रिफॉर्म हो गए, कराची के देवबंदी भी किसी हद तक अपनी देवबंद की जो ओल्ड ट्रेडिशन थी, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, पर वो एक रिलीजियस मेन स्ट्रीम थिंकिंग थी, उसको एंटी कलोनियल भी थी। इन जो अफ़गानिस्तान की ये तालिबानाइजेशन है या देवबंदी स्कूल है, ये एक मिलिटेंट बन गया। इसमें हमारी भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारे हसास इदारों ने भी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये एक ट्रांजिशनल है, ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। इसमें तरीका क्या होगा कि वेस्ट की कहीं बाहर की ज़रूरत नहीं है, यूएन को, बाकी लोगों को काबिल से ज़्यादा एंगेज करना पड़ेगा। अब हमें तो पसंद इसलिए वो नहीं आ रहे कि जब आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप टीटीपी के बंदे हमारे हवाले कर दें, तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम हवाले नहीं कर सकते, और हमें ये समझना चाहिए कि वो हवाले नहीं करेंगे। उनको डर है। अभी भी अफ़गानिस्तान ने मजाक के बना हुआ है कि जो ड्रोन्स हैं दोबारा वो ऊपर फिर रहे हैं अमेरिका के, उनको डर है कि ये दोबारा, पहले तो सिराजुद्दीन हक्कानी छुपा था ना पहाड़ों में, अब तो हर एक को पता है कि ये मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में ये बैठा हुआ है, दूसरी मिनिस्ट्री में वो बैठा है, ये तो 10 ड्रोन्स हैं। मैं इस इस्तिलाह में बात करना नहीं चाहता, पर खुदा न खास्ता किसी ने करना हो तो वो 10 स्ट्राइक्स हैं, वो 10 मिनट में होंगी, आपके 10 टॉप तालिबान लीडर मारे जाएंगे। तालिबान ये जानते हैं। वो अपना बैकअप क्या है उनका बैकअप फिर पहाड़ों में जाना है। पहाड़ों में वो किसके पास जाएंगे? वो इसी पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में आएंगे जहाँ से टीटीपी ने बुनियाद ली है, जिन ट्राइब्स में, वहाँ पे इनको फिर आना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनका बैकअप प्लान, उनका सर्वाइवल प्लान है। ये वो पाकिस्तान को बार बार ये कह रहे हैं कि आप टीटीपी से नेगोशिएट करें। अब टीटीपी से नेगोशिएट करने के हमने देखा है नतीजा, जो ये पिछले दिनों भी हुआ है। जब इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद लाए थे ना, मैंने तो उस वक्त इनके लिए कहा था, जब ये फैज़ हमीद साहब बड़े पावर में थे, कि ये आपने क्या हरकत की है, कितने लोगों को आप लाएं। पाकिस्तान की अफवाज और हसास इदारों के अंदर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा, वो फैज़ हमीद का नाम लें, वो आपको 10 गालियाँ सुनाते हैं। वो कहते हैं इसने वो रिवर्स की है पॉलिसी जिसने पाकिस्तान की सारी स्ट्रेटजी को उल्टा के रख दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीटीपी के साथ नेगोशिएट करें, लेकिन आपको अफ़गान तालिबान आपसे पैसे मांग रहे हैं। वो उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान को कहा है कि हम ये सारे टीटीपी के जो पुराने ख़ानदान लोग हैं, इनको हम नॉर्थ में लेके जाते हैं। मकसद उनका वहाँ और है, वो वहाँ के जो सोशल डायनामिक है उसको तब्दील करना चाहते हैं, उसके डेमोग्राफिक्स को चेंज करना चाहते हैं, पश्तूनों को वहाँ ले जाना चाहते हैं। वो उनका मसला है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, पर उनका मसला है। वो पाकिस्तान को कहते हैं आप हमें पैसे दें, तो अफगानों का आपकी दोस्ती है, थोड़े से दे दें पैसे। देखिए कहीं आपको नई स्ट्रेटजी, आप यू कांट बी एन हेजेमॉन। आप अफगानिस्तान को हमेशा अपना बैकयार्ड समझते रहें, वो आपका बैकयार्ड नहीं है, वो बड़े बाइज्जत लोग हैं। अफगानों को जो 3 जनरेशन से आपके पास रहे, सारी ट्रकिंग और ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग आपने उनको इनेबल किया, बिकॉज उस स्मगलिंग का मैं अब किस किस का नाम लूँ, कौन कौन बेनिफिशरी है। पाकिस्तान ने अफगानों को नचोड़ा। मैं मिसाल आपको एक और देता हूँ, शायद आपने किसी और पॉडकास्ट से मेरी बात सुनी हो, मैं बहुत ही कम जगहों पे गया हूँ। मेरी बचपन की बहुत सी तस्वीरें हैं, जब मैं वो पुराना एल्बम निकालता हूँ तो उसमें मैंने कैमोफ्लेज जैकेट्स पहनी है। तो मुझे एक दोस्त ने, किसी ने कहा, यार ये तुम कैमोफ्लेज, ये तुम्हें क्या शौक़ था बचपन में? मैंने कहा शौक़ नहीं था, मैं पेशावर में रहता था, वहाँ पे अफ़गान मुजाहिदीन की जैकेटें शाम को मार्केट में बिकती थी, वो सस्ती थी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, वही कैमोफ्लेज जैकेट पहनते थे हम। जो अफ़गान मुजाहिदीन के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए आता था, वो पेशावर की सड़कों पे बिकता था। पाकिस्तान की इकॉनमी चली अफ़गानों के नाम पे, तो अब थोड़े से पैसे आपको देने पड़े हैं उनको। आपको कोल उनसे ले रहे हैं, आपने वेपन उनकी मार्केट से आपने उठा लिया सारा, वो इसलिए उठाया कि ये दैश वाले ना ख़रीद लें, लेकिन आपने लिया। तो आपको भी अपनी पॉलिसी पे तब्दीली लानी होगी ना, सिर्फ धमकाने से तो नहीं तब्दील होता। एक आखिरी बात, इस वक्त अफ़गानिस्तान में तब्दीली इसलिए नहीं आ रही कि इस पूरे रीजन में कोई ये चाहता ही नहीं है। इस वक्त लड़ाई किसकी हो रही है? कतर की और टर्की की, कि हम काबुल के एयरपोर्ट के राइट्स कौन लेगा। सेंट्रल एशिया की, कि अच्छा ये बिजली हम इनको फ्री देते हैं, ये कैसी तरह हो जाए।
पाकिस्तान से आप बात करते हैं, इस्लामाबाद आपको कि पिंडी आपको कहता है कि जनाब ये दोहा की तरफ इतना झुकाव क्यों हो रहा है, ये ईरान से इतनी बात क्यों हो रही है, हमारे से क्यों नहीं वेस्ट बात कर रहा। जिस दिन पाकिस्तान, टर्की, यूएई, सेंट्रल एशिया, इंडिया को भी शामिल कर दें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, इस पूरे रीजन के लोग 5-6 मुल्क, चाइना भी, ये मिल के जिस दिन गए ना तालिबान के पास, उनको कहा कि बच्चियां स्कूल जाएंगी, लड़कियां तुम उनको दुपट्टे पहना लो, करिकुलम चेंज कर लो, तुम ये नहीं कर सकोगे माइनॉरिटीज़ के बारे में। जिस दिन यक आवाज़ होके रीजनल कंट्रीज़ ने कहा, तालिबान उस दिन मानेंगे। इसमें मैं भी एक एनेक्डोट सुना दूं। मैं लाउंज में था तो एक बड़े अच्छे जूते पहनकर हमारी क्लास में ना फुल जो कैट टाइप के प्रॉपर, मैं देखता हूँ 2-3 दिन, मैंने यार इतने अच्छे जूते तुमने पहने कैसे। एक दिन मैंने देखा ना हल्का सा उस पर रेड भी लगा हुआ था, खून टाइप का। मैंने ये जूते तुमने पकड़े कहाँ से? बोलता यार ये 12 मार्केट गया था मैं, हमने वो जूता वूता मोड़ा, उस पे यूएस सोल्जर का नंबर नाम इम्प्रिंटेड था। तो ये प्रॉबेबली कोई बेचारा मरा होगा, इन्होंने जूते निकाल के भेज दिए, वो भी बिक रहे थे। नेटो की ब्राउनीज लाहौर में मिल रही होती थी, तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया है उस हिसाब से। जस्ट बिफोर कमिंग टू टीटीपी, सिंस डिस्कशन टीटीपी आ गया है, द लीवर्स दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़, आर दोज जस्ट प्योरली इकोनॉमिक लीवर्स के यार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, ये कर दो, दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सचेंज? इन्वायरमेंट, एजुकेशन भी है। इन्वायरमेंट इसलिए मेरे आगे बात ज़हन में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक बहुत बड़ी एक कैनाल डग कर रहे हैं वो अपने वाटर चैनल के लिए, जिससे सेंट्रल एशियन ममालिक को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पानी की बड़ी बुरी वहाँ सख्त किल्लत है। इन्वायरमेंट चैलेंज वहाँ बड़ा सिवियर है, उनको मदद की ज़रूरत है। इकनॉमिक के अलावा थोड़ी सी बात ये मुझे मदरसा हकानिया में मैं कुछ दिनों पहले गया, उधर भी कहा गया, मुझे कराची के मदरसे में भी किसी ने कहा, मदरसे के जो लोग हैं या जो ये मजहबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनको इतना डिमीन किया जाता है और उनको इतना सोसाइटी से बाहर समझा जाता है कि वो ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। उनके साथ गुफ्तगू होना, उनको एंगेज करना, पाकिस्तान इस वक्त ये बात ज़्यादा पब्लिकली नहीं नोन, तो एहतियात से इसमें बात कहूँगा, पाकिस्तान ने बहुत से स्कॉलरशिप्स दिए हैं अफ़गानिस्तान की लड़कियों को इस वक्त पब्लिक, और वो इसलिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से तो बच्चियां वहाँ की पढ़ती रहें। 2 मिलियन लोगों को उठाकर हमने वापस भेज हाँ दिया। वो तो कर रहे हैं, वो तो बड़ी ज़्यादती है, ये तो मैंने देकर हाँ ये बात ठीक, मैंने आपके सामने खुद क्रिटिसाइज इस बात को किया कि हमने उनसे फ़ायदा उठाया हमेशा, और अब उनको हम भेज रहे हैं क्योंकि हमारे अपने इकनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा बन गए। इंगेजमेंट उनसे करनी आपको होगी, उनकी जो रूट्स हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है लॉन्ग टर्म, उसको समझना होगा, और उनको जितना ज़्यादा मिलेंगे। मुल्ला उमर के दौर में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो मुल्ला उमर जिस बिस्तर पे सोते थे उसके नीचे एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा था। जब कोई आके पैसे मांगता था वो बिस्तर से उठते थे, डब्बे को निकालते थे, उसमें कोई हीरे जवाहरात कुछ कैश होता था, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी। आज क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। जो वेस्ट की इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ज़ाया नहीं हुई, जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन अफगानिस्तान में बने वो सब मौजूद हैं, उनका बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। मुझे ये तालिबान के एक शख्स ने बताया कि अब जितनी नई तनख्वाहें हैं तालिबान को जो जा रही हैं उनके फुट सोल्जर्स को, वो तमाम की तमाम उनको कार्ड्स के थ्रू या उनके बैंक में जा रही हैं। यानी वो बेशुमार चीज़ों में उनको मदद की ज़रूरत है। बहुत से तालिबान बाहर चले गए थे, तालिबान नहीं अफ़गान, जो वापस जा रहे हैं। ये जो सिराज हकानी नज़र आ रहे हैं आपको मार्च करते हुए और गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए पुलिस एकेडमी में, ये कोई उन्होंने नए तालिबान को तो उनको तो पेंट पहनने का कमीज़ वो पहनते नहीं, उनको आती नहीं। ये सारे पेंट कमीज़ वाले कौन लोग हैं जिनको वेस्ट ट्रेन करके गए? इन लोगों की वापसी, उनकी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें फ़र्क डालेंगी। तालिबान के लोग इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ को कह रहे हैं कि हमें ज़रा कस्टम्स ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग तो करवा दें। हमें अमेरिका में किसी ने पूछा कि आप लोगों को कहा जाए तो करेंगे। ट्रैक 2 डायलॉग चल रहे हैं तालिबान के साथ, ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जो आखिरी बात इस मौजू पर कि ये जो पुशबैक हुआ है कि हमने लड़कियों को मेडिकल ट्रेनिंग भी नहीं देनी, ये हिब्बतुल्लाह और जो कंधार में लोग बैठे हैं वो घबरा गए। वो देख रहे हैं कि इनके काबुल वाले लोग, इनकी लार्जर एडमिनिस्ट्रेशन किसी और डायरेक्शन में जा रही है। वो एज ए रिएक्शन इस सबको रोकने के लिए भी ऐसी हरकतें करें जिससे ये मिशन जाए। कुछ अर्से पहले तक आप हैरान होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं जहाँ बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं।
अच्छा, बाज़ चीज़ें ओवर ब्लोन भी हो जाती हैं। ये जो बाज़ फैसले हैं, क्योंकि विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट अफ़गान डायस्पोरा सारा बाहर चला गया, जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे उनके पास सोशल मीडिया के नेटवर्क्स भी हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जिनका आइडियोलॉजिकली बड़ा इख्तलाफ है। तो जब कोई एक आध बात ऐसी होती है, इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट भी किया जाता है। इसमें फैज़ हमीद का क्योंकि जिक्र आ गया है, होपफुली उनके बारे में बात की जा सकती है उठाए बगैर, क्योंकि वो तो अब खुद कोर्ट मार्शल होने वाले हैं। सही है। आपने बात की फैज़ हमीद जब गए थे अफ़गानिस्तान, चाय बड़ी हमें महंगी पड़ गई, उसमें फ़ॉरेन ऑफिस ने भी कहा था और कि भाई मत जाओ सरीना में, एम्बेसी में मिल लो जिससे मिलना है। उन्होंने आगे जवाब दिया कि वो और भी इंटेलिजेंस चीफ है, मतलब अभी तस्वीर तो सिर्फ आपकी आई है। बिल्कुल। तो जो ये इमरान खान फैज़ हमीद नेक्सस था, आपने जो अभी बात की, मैंने भी इस तरह की बातें सुनी है, जिसका मैंने पुश बैक उनको भी यही दिया था कि इन दोनों ने अकेले तो नहीं किया, इंस्टीट्यूशन की ही पॉलिसी होगी। अब आप कहते हैं कि इन सारा ही उन पर डाल दो, तो वो इंस्टीट्यूशन की ही पॉलिसी होगी, उनसे हटकर कैसे ही किया होगा उन्होंने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अप्रूवल के बगैर तो नहीं होती हैं सारी चीज़ें। तो वो जो एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी थी, और इमरान खान की मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट ही रही है काफ़ी टाइम से ये प्रो टीटीपी पॉलिसी, कितना नुकसान दिया है उसने पाकिस्तान को? और अब उसके नतीजे में, या वुड यू से कि नहीं, जो टीटीपी का राइज़ है वो शायद उसके इतने डायरेक्ट नतीजे में नहीं है? दो बातें इसमें, एक तो थोड़ी सी एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुख्तसर सी बात, और फिर ये टीटीपी कैसे वापस आया इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन है वो बहुत ही सिवियर है। मैं इस बात में डबल माइंडेड हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस के फ़ैसले होते हैं, ये इंडिविजुअल्स के फ़ैसले होते हैं, इसलिए कि जो एक थिंकिंग प्रोसेस था फॉरेन ऑफिस से, मिसाल के तौर पे किसी हद तक फ़ौज में भी वो ज़रा डेंजरस डोमेन में बात चली जाएगी, फॉरेन ऑफिस से शुरू करते हैं। लेकिन मैं सब इदारों के बारे में कह रहा हूँ, इनमें जो टॉप पे लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन जो है, क्योंकि इतनी सख्त इनसिक्योरिटी है और मतलब परस्त और पावर के ग्रीडी लोगों का इतना ज़्यादा इंक्रीज़ है इनकी तादाद में कि ये बिल्कुल और कैरेक्टरलेसनेस इतनी वाइड स्प्रेड है, सॉरी टू पुट इट लाइक दैट, कि ये लोग जो ओहदा लेने के लिए, इनको आप कुछ भी कहें, वो जो गधे को बाप बना लेना, ये इस तरह के जो मुहावरे हैं वो सारे इन पे सही मुंतबिक पूरे पड़ते हैं। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी नहीं होती जो सिविलियन इदारों की। फ़ौज में और हसास इदारों की रिलेटिवली बेहतर थी। फ़ौज की अभी भी है, क्योंकि उनको दुश्मन को लड़ना होता है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मिसाल के तौर पे मैं पुलिस को, मैं आप जानते हैं मैं पहले पुलिस सर्विस में था, मुझे बड़ा, आई एम वेरी स्टिल प्राउड ऑफ बीइंग माय फॉर्मर पुलिस ऑफिसर। वो बड़ा ज़माना बीत गया, 25 साल पहले। फ़ौज के अंदर जिस तरह फ़ौज में एमएस ब्रांच है, वो देखती है कि ये मेजर है, इसने फ़लाँ ब्रिगेड कमांड कर ली, ये ब्रिगेड मेजर रहा है, अच्छा इसने अपनी यूनिट सर्व कर ली, यूनिट में भी ठीक रहा, ब्रिगेड कमांड की, अब इसने डिव कमांड की, इसने ट्रेनिंग की पोजीशन की, इसने आर्म कमांड कर ली, ट्रेनिंग कर ली, एक तीसरी होती है स्टाफ पोजीशन कर ली, हाँ अब ये जनरल बन सकता है। पुलिस के अंदर जिसको उन्होंने जलील करना है, उसको कहना है कि इसको निकालें इसको मेन स्ट्रीम से, उसे कहेंगे यार उसको पाकिस्तान एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में लगा दें। वो बंदा, बड़े बड़े काबिल लोग भी जाते हैं वहाँ पर, आम तौर पे लोगों को जिसकी तज़ीक करनी है उसको भेज देंगे। होगा क्या, आपकी पुलिस में कोई इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग नहीं है। मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ, मेरा वो मामू का बेटा बड़ा चीफ मिनिस्टर का दोस्त था, मुझे चीफ लगाया ना जी आईजी, मैं आपने फ़लाँ को एक थप्पड़ मारना है, मैं उसको 5 थप्पड़ मारूंगा, आईजी मुझे बनाए। फ़ौज में कम से कम ऐसा नहीं हुआ, बहुत हद तक। जब मार्शल लॉ लगता है तो डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। फ़ौज का इंस्टीट्यूशन वैसे ही रहा। हसास इदारे जो हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर भी डिग्रेडेशन हुई है, क्योंकि जो उनके ट्रेनिंग मैकेनिज़म्स थे, अब उनके, क्योंकि वो एक ओपेक है इदारे, उनकी हमें इस तरह पब्लिकली चीज़ें नहीं पता होती। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैं मिसाल आपको देता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुझे किसी एक दोस्त ने एक वाक़यात बनाने शुरू किए, तो मैंने उसको कहा, क्योंकि वो पुलिस सर्विस के थे, तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें ये बड़ी अंदर की बातें पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो की? उसने कहा नहीं, ये पब्लिक डोमेन में है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कुछ 60 से 70% जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजमीन हैं वो कोर्ट में गए हुए एक दूसरे की लड़ाई में। जब वो लड़ाई होती है, वो बताते हैं कि मेरी प्रमोशन ड्यू थी और इसको मिल गई क्योंकि ये IB का मुलाजिम था, या मैं पुलिस सर्विस में था। नहीं जी, मैंने तो फ़लाँ कारनामे किए थे। इंटेलिजेंस में होते, इंटेलिजेंस का काम तो बड़ा सीक्रेट होता है। वो सब रिकॉर्ड पे आ गए।
इंटेलिजेंस ब्यूरो में लड़ाइयाँ इस खौफनाक सतह पे कि वो परफॉर्म तो क्या करेंगे। स्पेशल ब्रांच एक दौर था, पंजाब की स्पेशल ब्रांच बहुत अरसे तक, अब तक कहूँगा मैं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये फ़ौज वाले भी जो हसास अदारे वाले हैं, ये पुलिस वालों से आके पूछते हैं, क्योंकि पुलिस फ्रंट लाइन पे होती है। इनको ये जब किसी मिलिटेंट को पकड़ते हैं, इसकी इंटेरोगेशन होती है, तो इंटेलिजेंस, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले पता लगता है स्पेशल ब्रांच को कि क्या हो रहा है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनलिज्म यहाँ नहीं है, इसका बड़ा बुरा फुकदान है। तो ये इंडिविजुअल फैसले करते हैं और बाकी सब अपने कैरियरिस्ट हैं, ये अपने कैरियर बनाने के लिए सैल्यूट मारते हैं, कहते हैं जनाब बिल्कुल, चाहे पुलिस है, चाहे बाज़ हसास इदारों में कल्चर है। अब जब लोग, इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपके जो ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, चाहे IB है, चाहे ISI है, चाहे MI है, इसमें थिंकिंग लोग होने चाहिए। अब उसमें मैं मज़ीद नहीं जाता, बड़ी अच्छी बात है इनमें से एक इदारे के हेड एक PhD लगें, दैट्स अ गुड साइन। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पोलिटिकली करेक्ट और बीइंग नाइस, लेकिन आई थिंक दोज आर, IB ने अच्छा काम किया। उन्होंने एक अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के बंदे को, जो मैं हालांकि पुलिस सर्विस में हूँ, पुलिस सर्विस वाले जाके बाज़ जगहों पे कब्जे करते हैं, वो कहते हैं कि हर इंपॉर्टेंट पोजीशन मैं लूँगा, ये रैंकर नहीं लेगा। वो IB का एक बंदा है जिसको अल्टीमेटली हेड बनाया, विच इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। अब TTP की बात करते हैं। चाय का मैं एक घूंट पी लूँ। हाँ सर, घूंट पिए इसमें। आई एग्री विथ यू 100% के प्राइवेट में मुझे भी लोग बताते हैं कि चलें, एक तो हमारी तारीख़ में हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हम देखें तो कॉन्वर्जेशन में आइडिया होता है कि यार पिछले वाले कम से कम आप उनसे बात कर सकते थे, वो एक अक्लमंद बात करते थे। अब जो हैं हाल ही में पिछले कुछ डेकेड्स, कॉन्वर्जेशन में ही आपको एक डेग्रेडेशन नज़र आ जाती है, वाज़े हो जाती है। वेरी ट्रू। मैं इसका जिक्र करता हूँ उनका, अब तो क्योंकि बहुत पुराना रिटायर हो गए, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी हेड रहे, ISI के भी हेड रहे, थोड़ा सा ज़ेर अताब रहे पिछले अरसे में किताबें लिखने की वजह से। जनरल असद दुरानी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट हैं। आज भी आप हैरान होंगे, वेस्ट में अमेरिका से जब कोई बड़े डेलीगेशंस आते हैं या उनके टॉप इंटेलिजेंस के या उनके स्ट्रैटेजिस्ट आते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम जनरल असद दुरानी को मिलें। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि ये बंदे से हमें 3 स्टेप आगे की बात समझ आएगी पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान का व्यू क्या है, उसको फ्रेम करने में अभी भी वो ज़बरदस्त है। वो हाउस अरेस्ट में हैं, नहीं हैं, क्या हैं, रूमर्स आते रहते हैं, क्या मैं सिचुएशन है उनके साथ। इस्लामाबाद में कुछ अर्से पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस पे गया, मेरी भी एक जगह तकरीर थी, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें वो आके बैठे हुए थे। फिर वो मुझे और हम कुछ दोस्तों को खाने पर लेकर गए और उनकी मेहरबानी, मुझे वो कहने लगे कि अब उनका बड़ापन है। उन्होंने कहा मैं कुछ लोगों को बुला रहा हूँ पुराने इंटेलिजेंस के और सब लोगों को, ये जो तुमने तालिबान पे किताब लिखी हमें कुछ सिखाओ। मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा, वो माशाल्लाह जानते हैं, बट ये उनकी बड़ाई थी। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें, सब कोई किताब उनकी बैन नहीं है। 2-3 किताबें, एक उनका नया नावल भी आया है। जो भी इस मुल्क में सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस पे कुछ पढ़ना लिखना समझना चाहता है, उनको चाहिए असद दुरानी साहब की किताबें पढ़ें। वो अगर उनको मैं उस सतह पे लाऊंगा जिस तरह जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट थे ना, जो वेस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, असद दुरानी का नाम उन लोगों में आएगा। पाकिस्तान ने बड़े बड़े ज़बरदस्त थिंकर्स भी और स्ट्रैटेजिस्ट और काबिल लोग पैदा किए हैं। TTP की बात करते हैं, TTP का कोई सारा ज़िम्मा आप इमरान खान या फैज़ मीद पे नहीं डाल सकते। TTP मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 साल पहले या 3 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त से पूछा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में, कि जो अमेरिका का हमारा एक जुमला है, हम पूछते हैं अक्सर लोगों से, व्हाट कीप यू अप एट नाइट, तुम्हें सारी रात किस बात पे परेशान होते वो? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे केस में वो एक थी। तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल पहले मुझे कहा, उन्होंने कहा कि TTP वापस आ रही है। उस वक्त कुछ जिक्र नहीं था TTP का। मैंने एक आर्टिकल लिखा, ये मैं अपनी, वो कहते हैं शायर अपना शेर ज़रूर सुनाना चाहता है, वो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, मेरा एक आर्टिकल था 2021 में आया, अमेरिका का एक मैगज़ीन है कम्बैटिंग टेररिज्म, उसमें कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि तालिबान ये TTP वाले वापस आएंगे। तो मुझसे 2 दोस्तों ने पूछा पाकिस्तान में, यार ये आपको इंसाइट किसने दी अमेरिका से? मैंने कहा ये सारी पाकिस्तान के अखबारों से है। कोई भी शख्स जो इनका पैटर्न पढ़ेगा, ट्रेंड देखेगा, उसको पता लग जाएगा TTP कैसे आई, कैसे इन्होंने अब दोबारा ये ब्लैकमेल किया, सबसे बड़ा फेलियर क्यों हुई, TTP वापस आई।
आपने ये अनाउंस किया कि हम फाटा को फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ को दोबारा जम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में. दैट वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट. पाकिस्तान ने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया. आपने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए ना, पुलिस के एसपीओ को, बड़े बड़े अच्छे अफसरों को उन्होंने वहाँ लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. आप अपने आप कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो आप प्लान करते हैं नई बसें आ जाएँ, नया मोटरवे बन जाए. मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट मुझे दे दें, मैं तो यही चाहिए, मुझे ये वाली सबमरीन ही चाहिए. आप फाटा को अपनी सबमरीन ही समझ लेते. फाटा में तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया. उसमें इन्वेस्ट किया होता, वो सही अंदाज में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना होता, टीटीपी की सवाल पैदा नहीं होता था. टीटीपी आए, पीटीएम, अब लोग उनको हर एक को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं. या तो सबसे बड़ा किसी को काफिर कहना और किसी को गद्दार कहना है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू इन पाकिस्तान. क्या वो शेर है कि जाने कौन कब काफिर कह के मार दे, पूरा शहर ही मुसलमान बना करता है. तो इसमें भी ये कहा, जाने कौन गद्दार कह के मार दे, पूरा मुल्क ही मुहिब्बुल वतन बना करता है. अच्छा शेर बनेगा ये. वजन नहीं है लेकिन ये शेर वजन सारा मेरे में, कि मेरी शायरी में नहीं आता कोई नहीं. मैं भी उसका आपका साथी हूँ उसमें. टीटीपी ना आती, आपने पीटीएम का देखें, लोगों ने कहा कि वो इंडिया से पैसे ले रहे. इंडिया से पैसे लेने का भी एक नया मुहावरा है. इसमें मुझे एक वाकया याद आ गया नैब का, मैं भी आपको सुनाता हूँ. डेंजरस है, आप सोचना कि चला सकते हैं कि नहीं. मैं तो चलाऊंगा सर, बिस्मिल्लाह. अच्छा चलें, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ. काट देना ये वाला. लेकिन अगर इन्होंने पीटीएम को भी कह दिया कि भाई ये गद्दार है, हालांकि वाकया सुनाता हूँ कि ये तालिबान के भी वो खिलाफ थे और एक्सट्रीमिस्ट के भी खिलाफ थे, और फौज को भी क्रिटिसिज्म करते थे कि ऑपरेशन, फौज को क्रिटिसिज्म, इसी मुल्क की फौज है ना, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप. तो उनको भी आपने आउट कर दिया. आपने पीटीआई, वहाँ सबसे मशहूर पार्टी थी, उसको भी आपने आउट कर दिया. तो वहाँ टीटीपी और नहीं पनप सकेगी तो क्या होगा. अब ये बात क्योंकि बहुत पुरानी है, 23 साल पुरानी है. 2001 में नैब में 2000 में तो नैब जब बनी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो सब उसमें ज़्यादातर लोग फ़ौज के रिटायर्ड थे, कुछ इंटेलिजेंस के, ज़्यादातर इंटेलिजेंस के थे, क्योंकि वो बजट ऐसा था सिलसिला कि उन्होंने कहा रिटायर्ड या ISI वाले अफसरान हैं बहुत से, और बहुत से काबिल लोग हैं, और वो थे बड़े काबिल उनमें से बहुत से, तो इनको रख लें. मैं एक पुलिस वाला हमारा नैब में दाखिल हो गया किसी तरह से. अब जब मैं गया तो उस वक्त उनको पता था ये एक ही पुलिस वाला है, तो कम से कम इसको कोई कानून का पता है, हालांकि ASP लेवल पे कोई कानून का ज़्यादा पता नहीं होता. एक जगह पे किसी के हम घर गए, तो पहले इसहाक़ साहब को गिरफ़्तार किया दोस्त पूरे हमारे ग्रुप ने. वो एक अलग वाक़या है किसी दिन के लिए. ख्वाजा आसिफ साहब का मैं इंटरोगेटर था. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो पब्लिकली ये हामिद मीर के शो पे कह चुके हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनसे आप पूछ सकते हैं. अटक किले में हमने इनको रखा हुआ था. मैं इनको सिगरेट स्मगल करता था. मेरे रावियन थे, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए, तो मैं वो कॉलेज नेटवर्क पे मेरी इनसे दोस्ती हो गई. लेकिन जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ आपको, अब ये पुरानी ज़िंदगी की बात आ गई. मैं अपना ज़्यादा वजह तारुफ एकेडमिक ही रखना चाहता हूँ, लेकिन बार सूरत हम गए तो मेरे साथ एक थे हसास इदारों की शख्सियत भी. तो उन्होंने देखा कि मैं एक पॉलिटिशियन थे बड़े मशहूर, उनको मैं बड़ी लंबी बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा सर हमें थोड़ा सा मौका दें, इसको 2 थप्पड़ मारें फलाने पॉलिटिशियन को, ये बोल देगा. मैंने कहा नहीं यार, ये बड़ा वेल नोन पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का, हम बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा सब्र करें. तो आप तो बड़ी लंबी इससे बात कर रहे हैं. मैंने कहा इंचार्ज इस केस का मैं हूँ, मैं ही पुलिस वाला हूँ, मैंने ही केस बनाना है, मैंने ही वो, उस वक्त 2 सिर्फ लोगों के पास अथॉरिटी थी टू अरेस्ट एनीवन फॉर 90 डेज़. तो मैं क्योंकि पुलिस वाला था, मेरे पास वो नैब की अथॉरिटी थी. जब उन्होंने देखा है तो बड़ी लंबी बात कर रहा है और ये बात कहीं पहुंच नहीं रही, जब निकले उन्होंने कहा इनको पकड़ें. मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसकी बात से लग नहीं रहा कि ये उस तरह की डीप करप्शन में इन्वॉल्व है या इसको कुछ पता है. इसको सोचने का मौका दें. एक दफ़ा हमने पकड़ के जेल में डाल दिया, तो ये कॉपरेट भी नहीं करेगा, तो लेट मी टॉक टू हिम मोर, मे बी आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ हिम. मेरे पास एविडेंस नहीं है. तो वो जो भी साहब थे मेरे साथ हाजिर सर्विस थे, उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंस है. यार मेरे साथ तो बैठे थे, तुमने वहाँ बताया नहीं कि तुम्हारे पास एविडेंस है. उसने अपना वॉलेट निकाला. मैंने कहा पता नहीं क्या निकालने लगे. उसने 2 कार्ड निकाले, विजिटिंग कार्ड थे इंडियन एम्बेसी के, डिप्लोमेट के. उन्होंने कहा सर ये इसके ऊपर डालते हैं ना कि ये इंडियन एम्बेसी गया था, ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इस पर गिरफ्तार करते हैं, ये एविडेंस है. मैंने कहा यार हम इसका करप्शन का एविडेंस ढूंढ रहे हैं, तुम इसको इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर रहे हो. उसने कहा सर यही तरीका हम ऐसे ही करते हैं जब हमें मुश्किल पड़ जाए. तो यहाँ ये वो बात हम कर रहे थे ना कि किसी को पकड़ना है
तो उसके ऊपर लोग अब तो कहते हैं ना चर्च डाल दें इसके ऊपर जी, हेरोइन डाल दी, हेरोइन डाल राना दें, सना हाँ ना, वो इंडियन कार्ड भी, इसको इंडियन डिक्लेयर करते हैं। मतीउल्लाह जान पे भी अभी कोई आइस का केस करवाया। कॉमन सेंस, लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ इमेजिनेशन है। एक तो मती भाई ने कभी मुझे भी नहीं करवाई, मतलब इतनी इतनी दफा इस्लामाबाद गया हूँ, बात इतनी उनके पास थी। मतलब ये अपना सारी दुनिया में भी मजाक उड़वाएंगे। अच्छा, जो वेस्टर्न डिप्लोमेट इनके साथ बैठेगा, जिससे ये एड भी मांगेंगे, जिससे IMF के पैसे भी मांगेंगे, जिससे गवर्नेंस पे रिफॉर्म के पैसे भी मांगेंगे, वो इनको मुंह पे नहीं कहते लेकिन वो हंसते हैं। मतलब है, आपने क्यों पाकिस्तान का हर शोबे का दुनिया में मजाक उड़वाना चाहते हैं आप? एज ए पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान, मैं अमेरिकन भी हूँ और मैं पाकिस्तानी भी हूँ। ये बड़ा पेनफुल है और ये इतना वाइड स्प्रेड है। ये आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, अगर मुझे इस वक्त किसी को नंबर 1, ये अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी जितने दिन में पाकिस्तान में दोस्तों के बीच में, ये आप जब चले जाएंगे तब चलाएंगे। ये तो बड़ा ही अच्छा काम होगा यार, मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। इस मुल्क की नंबर 1 रिफॉर्म अगर आपने करना हो ना, लोग आपको कहेंगे फौज, ISI, फलान, नहीं, ब्यूरोक्रेसी। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बिकॉज मिलिट्री कैन नॉट कम एंड गवर्न, ISI कैन नॉट गवर्न द कंट्री। आपके ब्यूरोक्रेट ने, पुलिस वाले ने, पुलिस वाला करप्ट रहेगा। मुझे पुलिस के दोस्तों ने कहा कि अब तो शाज़ो नाज़िर है, बता सकते हैं कि फलाना ऑनेस्ट है। ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन ऑनेस्ट है। किसी एक का, मैं कहीं था बाहर सूबे में, किसी और में, पंजाब में, तो मैंने उनको कहा, अरे फलाना तो मेरा बैचमेट है, तो बड़ा ऑनेस्ट आदमी था। उनसे कहा, सर क्या बात करें, जो मेन हाईवे पे आए हैं, इसमें जो 4 बड़े गैस स्टेशन से गुजर गए हैं, चारों इसके, पर फलानी जगह पे गए, फलाना कारोबार जो प्लाजा है वो तो फलाने पुलिस वाले मशहूर अफसर का है। क्योंकि आपने, ये ब्यूरोक्रेसी क्यों करप्ट होती है, इनकॉम्पिटेंट होती है? जब उनको लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, पॉलिटिशियन एब्रप्ट फैसले करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो बेहतर है मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ, मैं दुबई में घर ले लूँ, मेरे बच्चे तो पढ़ जाएंगे। मैं खुदा न खास्ता जस्टिफाई नहीं कर रहा, आई एम द लास्ट पर्सन टू जस्टिफाई। आप उनको, ना मेरिट है, ना कॉम्पिटेंस है, ना ट्रेनिंग है। हम बाहर, मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, बहुत से लोगों को बुलाते हैं, पाकिस्तान भेजता है 22वें ग्रेड के अफसरों को, रिटायर होने में 5 महीने रह गए, सिफारशी हैं ट्रेनिंग के लिए। भाई 30 साल आपने नौकरी कर ली, आखिरी 5 महीने में आपको क्या वेस्ट से ट्रेनिंग मिलेगी? यंग लोगों को भेजें, यंग ऑफिसर्स को भेजें, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं है यंग लोगों की। तो जितनी जो इससे लैक ऑफ इनकरेजमेंट होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर वो कहते हैं चलो यार पैसे कमाओ और बाहर निकलो। चिकन एंड एग है ना, सियासतदान तो अभी आए हैं, शुरू में बेड़ा गर्क तो सारा ब्यूरोक्रेसी नहीं किया। आपकी वही तीसरा चैप्टर मैंने शुरू कर लिया था पढ़ना, पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि कायदे आज़म से सर्विस रिकॉर्ड अयूब खान का छुपा कर इस्कंदर मिर्ज़ा ने उनको मेजर जनरल बनाया। फिर ग़ुलाम इसाक़ खान के नाम पे हमने यूनिवर्सिटी बना दी, एक आदमी जिसने 2 गवर्नमेंट्स डिसमिस की, जिसने 1990 के इलेक्शंस में करप्शन करके पूरा इलेक्शन रिग करवाया असगर खान केस में, सारी डिटेल्स आ गई। तो ब्यूरोक्रेसी अपनी तारीख देखे ईस्ट पाकिस्तान में जो किया। सो आई मीन दे कांट रियली टर्न इट अराउंड, बी लाइक ए पॉलिटिशियंस ऐसे। तो हमें नहीं सर, आप लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हैं, आप लोग परमानेंटली ये कर रहे हैं, वो तो बेचारे 1-2 साल आके ये करके जाते हैं। ट्रू। मैं पॉलिटिशियंस को भी कहता हूँ, मैं ये नहीं कि लेट गो ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिशियन से हमारे दोस्त अहबाब हैं सारी पार्टियों में, उनसे जब बात होती है, मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा आपको चलें, फ़ौज ने इंटरफेयर किया, आपको तंग किया, इंडिया की पॉलिसी पे किया होगा ना, और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पे फ़ौज ने समझा था कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट वो ज़्यादा जानते हैं, वो फैसला करेंगे, चाहे गलती का हो, लेकिन एक लम्हे को मान लें, अच्छा इंडिया अफ़गानिस्तान पे फ़ौज फैसले करेगी। लेकिन जो है साउथ एशिया के बाकी, नेपाल पे तो आपने पॉलिसी बनानी थी ना अपनी, कोई सेंट्रल एशिया से तो कुछ ट्रेड करने पे पॉलिसी आपको बनानी थी। आपको पुलिस रिफॉर्म या लॉ इन्फोर्समेंट रिफॉर्म या सिविल सर्विस रिफॉर्म तो आपको करने थे। टू गिव सम क्रेडिट, इमरान खान ने शुरू किया था, इशरत साहब को कहा, 1-2 और लोगों को कहा, लेकिन वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लोग थे और वो अपने अपने पुराने इदारों को टच नहीं कर सकते थे। तो पंजाब के खान साहब ने आकर हर 3 महीने में आप आईजी बदल देते थे। सारा रिफॉर्म होगा कैसे जब आईजी आप क्यों बदल रहे हैं आप? क्योंकि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके कुछ करवाना चाह रहे हैं जो नहीं हो रहा। और क्या वजह आईजी बदलने की 3-3 महीने में? सेम रीज़न जो मुशर्रफ को शुरू में किसी ने कहा था कि आप पुलिस रिफॉर्म्स करें, उन्होंने किए। आपको याद होगा एक नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो था,
दो बड़े मशहूर पुलिस अफसर हैं, बड़े ही इज़्ज़त वाले लोग हैं, शोएब सडल साहब और अफजल शिगरी साहब। ये दोनों उस कमीशन का हिस्सा थे। शानदार पुलिस रिफॉर्म्स हुए, लॉज चेंज हुए, अपडेट किए गए। जब सब कुछ नया बन के चल पड़ा और मुशर्रफ को तब शौक़ हो गया कि मैं तो क्योंकि फ़ौजी सरबराह था, अब मैं हेड ऑफ़ द स्टेट भी हूँ, अब मुझे पॉलिटिशियन भी बेहतरीन बनना है। तो उन्होंने, उनके दोस्त थे चौधरी साहिबान, उन्होंने चौधरी शुजात को, इन लोगों को कहा, जो भी PMLQ थी बना भी ली थी, कि ज़रा ये अब हमने इलेक्शन भी जीतना है। उन्होंने कहा जनाब आप बता दें, वो सारे जो पुलिस अफसर हैं, DPO या CCPO या जो चीफ ऑफ पुलिस होते हैं, उनको पता चला उन पर तो मसलअंदाज नहीं हो सकते, वो तो नए पुलिस रिफॉर्म्स के तहत सिलसिले चेंज हो गए। उन्होंने रिवर्स कराए पुलिस रिफॉर्म्स पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब अगर आपको सदर बनना है और सियासतदान बनना है तो ये रिफॉर्म तो वापस करना पड़ेगा, और किया गया वापस। जब अटक किले में पॉलिटिशियंस को डालकर, उन पे इंडियन कार्ड डालकर एक पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, अगेन अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, रेस्क्यू 1122 इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए चौधरी भाइयों ने, डेवलपमेंट भी किए। पर जब सिरे से आपने बनाई ही इसलिए है, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री ना, आपने डाला ही जहर है, तो उससे क्या बेहतर निकलना है? ये फ़ौज को बात समझनी होगी कि मिलिट्री, पाकिस्तान की फ़ौज, ये मैं आपको दुनिया की फ़ौजों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पाकिस्तान के फ़ौजरी अफसरान जो पढ़ाई लिखाई के काम है इसमें एक्सेल करते हैं ग्लोबल कंपटीशन में। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं सब मेरे एज ए उस्ताद, हम्बल उस्ताद, मेरे शागिर्द, हर शागिर्द किसी भी मुल्क का वो मेरे लिए बराबर है। मैं नाम नहीं लेता कंपैरिजन में, लेकिन जिन लोगों से कंपैरिजन किया जाता है, आपकी फ़ौज के लोग उनके मुकाबले में बहुत तकड़े और बड़े काबिल हैं, लेकिन उनको अपनी असास कायम रखने के लिए, अपनी एथॉस कायम रखने के लिए, अपनी कोहेजन कायम रखने के लिए ये सियासत वाले काम से दूरी इख्तियार करनी होगी। वो नहीं ये फ़ैसला कर सकते कि सियासत में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होगी, ये फ़लानी सियासत का क्या होगा। ये काम सियासतदान के पास रहने दें, वो गिव एंड टेक से वो बात मना लेगा और वो बात को चला भी लेगा। उनको थोड़ा सा ग्रूम अपने काम में होने दें। लोगों को जब भी रेपिटेटिवली मौका मिलेगा, वो हमेशा गलत फोर्सेस को उठा के बाहर मारेंगे। इमरान खान को आखिर में मजाक शुरू हो गया था ना, उनके 3 साल के बाद आ गई है तब्दीली। चाहे आप टीवी के ह्यूमरस वो प्रोग्राम्स देख लें, जो आपको पता लग जाता है क्या था। आपने उसको मैनिपुलेट करके उसको एक ऐसी नई ज़िंदगी बख्श दी। अब करें ना फेस। तो आपने इसी तरह पहले पीपल्स पार्टी ने गलतियां की, ब्लंडर किए, जाने से पहले आपने निकाल दिया, दोबारा इलेक्शन में वो आ गए क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ता है। शरीफ के साथ ऐसा हुआ। जब यहाँ पे हुकूमतें 5-5 साल अपने पूरे करेंगी, पीपल विल वोट समबडी आउट, पीपल विल वोट समबडी इन। तो फिर आपको फॉर्म 45 को 47 बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं विद ऑल माई ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट और अपनी मोहब्बत के रिश्ते में कह रहा हूँ। आई एम फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली। To my friends and brothers in the military, for God's sake, just leave the political arena. Politicians also love Pakistan. They will figure it out. लेकिन आप ये काम थोड़ा सा पीछे, आप अपना नेशनल सिक्योरिटी का डोमेन पकड़ें, आप उसमें यू आर गुड एट इट, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने अपनी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल काम स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, फोकस करें। आगे का जो दौर आ रहा है, इसमें थोड़ी सी बात मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे की जाए। हम बड़े खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये अपना रुख ऐसा तब्दील कर रही है जब आपके नेशनल सिक्योरिटी के फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ये वो डेफिनेशन या क्राइटेरियन नहीं रहे सिक्योरिटी के जो पहले हुआ करते थे। ये सारा साइबर सिक्योरिटी, आप बैठे हैं अपनी जगहों के अंदर, वो आपने देखा ना, उनके वो आपके फ़ोन ही उड़ा दिए, पेजर्स ही उड़ा दिए। लिहाजा ये सारे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन ही मुख्तलिफ। पाकिस्तान की तो वेबसाइट्स इतनी वीक है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का काम कि आपके किसी बैंक में, आपके किसी भी सिस्टम के अंदर, आपका कोई नेबर, सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी कोई जो है वो भी जा सकते हैं, जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे इस काम के अंदर। सऊदीज़ आर वेरी गुड एट ये इस IT वाली साइड पे मिसाल में दे रहा हूँ। लिहाजा अपने सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को रिविजिट करें, उसमें काम करने का बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान नीड्स अ वेरी एफिशिएंट प्रोफेशनल मिलिट्री। इसमें अगर आप समझें कि आप
मैं कोई बड़ा आदमी होता जैसे आप ये बात कर रहे होते, जैसे आपने किताब में भी लिखा था कि अयूब खान ने उनको बोला, फॉरेन ऑफिस थे या ब्यूरोक्रेट थे, कि यार अमेरिका जाके मिलिट्री एड मांगो और सिविलियंस को मत बताओ, इनके बस की बात नहीं है। मैं आपको बोलूँ हसन साहब, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपका काम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बट देखिए हम अलग नहीं कर सकते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स के साथ। अब गवादर में आपको पता है इंडिया भी है, वो अफ़गानिस्तान से भी लोग आते हैं, अमेरिका भी है, सीपैक को भी हमें प्रमोट वो करना है, अब सीपैक को भी अटैक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बिल्कुल ही अलग कर दें। बट ये देखें ना, अगर हम ये नहीं जोड़ेंगे दोनों चीज़ें, तो फिर हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जब सियासत में हम नहीं आएंगे? नहीं, अच्छी बात है। इसका जवाब ये है कि ये काम आप पहले कुछ दफ़ा कर चुके हैं और ये हर दफ़ा काम उल्टा पड़ा है। यू हैव ट्राइड इट एंड यू हैव रिपीटेडली फेल्ड इन इट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशंस हुई, 8th अमेंडमेंट ही ऐसा एक अजाब नाजिल हुआ। मुझे इसलिए इसका शौक है, मेरी पहली किताब 8th अमेंडमेंट पे थी। मैं सीजीएस की तैयारी कर रहा था और मुझे वो पढ़ के पता लगा कि ये तो सारी मुसीबत ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उस पर मेरी तब किताब आई, मैं इट ओपन मी टूवर्ड्स एकेडमिक कैरियर फॉर जस्ट दैट वन थिंग। चलें, ज़िया ने कुछ तो अच्छा काम किया। उसने इतना उसके खौफनाक असरात हुए। आप हमेशा जब भी आपकी ट्रेनिंग ही एक डिफरेंट पर्पस के लिए, आप इस डोमेन में एक फॉर इंस्टेंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी, कल मैं किसी का पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जितने मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो इकोनॉमिक्स पे या ट्रेड पे एक्सपर्ट हैं, वो उनको असल में बड़ी महदूद लिमिटेड है। कुछ खुरम हैं, बहुत से लोग हैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये काम आज का दौर ऐसा आ गया स्पेशलाइजेशन का है। इसमें इकोनॉमिस्ट ही आपको बताएगा, बैंकर ही आपको बताएगा ग्लोबल इकोनॉमी से कैसे होना है। जिस वक्त आप पाकिस्तान का वो फैटफ पे आ गया था, उसमें फ़ौज ने भी हेल्प की। फ़ौज का तब तक असर ज़्यादा होता है जब वो एज ए बैकअप फोर्स होते हैं। पुलिस को आप फ्रंट पे जाके लड़ाते हैं, चाहे टीटीपी के ख़िलाफ़ होगा, चाहे सेक्टेरियनिज़म के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके ख़िलाफ़ होगा। अब तो वैसे वो थोड़े से जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, वो दोबारा सर उठा रहे हैं। और कोई ऐसा, मुझे डर है, ऐसा तो नहीं कि कोई उनको आंख मार के कह रहा है कि आ जाओ दोबारा मैदान में। ये ज़मीनन बात बीच में आ गई। टीटीपी ने भी एक लेटर इशू किया है कंडेमिंग द वायलेंस अगेंस्ट पीटीआई इन इस्लामाबाद। हाँ, वो स्पेस अपनी बढ़ा रहे हैं ना। टीटीपी वायलेंस कंडेम कर रहा है पाकिस्तान, अंदाज़ा लगाएं। स्पेशलाइजेशन उनके पास रहने दें जिनका फील्ड है, और उन लोगों को एम्पावर करें। उन लोगों को दुनिया में जहाँ तरक्की हुई है वहाँ पे, चाहे पॉलिसी वाले हैं तो एकेडमिक लोग होंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी है तो लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ या होगी, या आपको उस फील्ड के लोगों को कंप्लीट फ्रीडम देनी होगी। पाकिस्तान हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। मैं आपको बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ। पाकिस्तानी अमेरिका में तो मैं रह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन। आपके ऐसे ऐसे लोग हैं, भी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक CEOs का ग्रुप है जो पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। ये ट्रेड मार्केट में, ट्रेड स्टॉक्स में और कुछ और जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जो आपकी नई कंपनीज़ हैं कैलिफोर्निया में जो IT से रिलेटेड हैं, पाकिस्तानी एक्सेल कर रहे हैं। वो ज़्यादा बताते नहीं हैं, उनको दे आर रियली वेरी रिच, तो वो उनके फिर और लोग पैसे मांगते हैं, बहुत से होते हैं। आपको पता होगा टर्की वाले अर्थक्वेक पे पाकिस्तानी $30 मिलियन दे के गया था ना। $30 मिलियन किसी ने जाके वैसे ही दे दिए, उसके पास कितने पैसे होंगे? पाकिस्तानी एक्सेल कर रहे हैं दुनिया में, वो वापस आएंगे, आपको उनको खींच के नहीं लाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे ओपननेस क्रिएट करें, खौफ ना खाएं ओपननेस से। चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करेंगे हर चीज़ के ऊपर, तो आपके लिए मुश्किल बनेगी। थोड़ा सा ओपन करें, आपको किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ पाकिस्तानी वापस आकर आपको ऐसी स्पेस लेकर देगा दुनिया में कि आप हैरान होंगे। मैं इसको एविडेंस के साथ प्रूव कर सकता हूँ। तो आप अभी भी उसी दफ्तर में बैठे, बोले हसन साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपसे पहले एक और आदमी आया था जिसने बोला था कि मैं आऊँगा तो 1000 बिलियन आ जाएगा, कुछ नहीं लेकर आया। तो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना, आसिम साहब थोड़ी ना इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी तो इन्होंने नहीं बनानी है। अब हम इनको दे दें तो यार ये शौकत तरीन ले आते हैं, कभी इसहाकदार नू ला देते हैं। अब देखें ना, मोहम्मद औरंगजेब साहब को लाए हैं, कितना उन्होंने बेहतर काम किया है। तो जी एक्सपर्ट्स ही करेंगे, बट ये सियासतदानों से इनके हाथ में नहीं दे सकते, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। गलत सोच है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा है, सियासतदानों को उनमें से हर एक को, बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का, फिर शरीफ को गाजने में मारने की कोशिश की है। टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, उनके साथ भी ज्यादती हुई। अब इमरान खान यहूदी एजेंट बन गया है। ये पैटर्न चल रहा है। आप और पाकिस्तान के लोगों की तादाद बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है।
ऊपर से देखें छोटी छोटी पॉलिसी ये होती है टॉप डाउन सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसी। इंटरनेट ही बंद कर दें, आपको एक फोरम नहीं पसंद, आपने पाकिस्तान की सारी जो ग्रोथ थी इंटरनेट या ये सोशल मीडिया के डोमेन में, उस सबको बंद कर दिया। इट्स अ वेरी क्रूअल जोक ऑन पाकिस्तान। और ये जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे किसी ने मिडिल रैंकिंग बंदे ने किया हो या किसी ऐसे ने किया हो जिसका दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जो टॉप के लोग हैं उनके तो एक्सपोजर है ना सारों के। और जिनको समझ आ रहा है वो खामोश बैठे हुए हैं। ओहदा उन्होंने बहुत बड़ा लिया हुआ है, उसके साथ आज़म लगता है, हर ओहदे के साथ ही आज़म लगता है। नहीं लेकिन तो वो नाम रख देते हैं तो वो ताड़र लग जाता है आगे। तो आज़म नज़ीर ताड़र बड़े अच्छे दोस्त हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उनका मैं बड़ा मद्दा हूँ तो उन पे मैं नहीं करूँगा किसी तरह टॉन्ट, वो काबिल आदमी लेकिन होंगे काबिल, बस वो मीमेबल बहुत हैं। लेकिन बात ये है, हाँ, ये बात ये है, ये पंजाबी के डिबेटर होते थे, मैं उर्दू का लीड करता था। कामरान अली अफजल जो अब सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट अंग्रेज़ी की टीम के लीड करते थे, आज़म नज़ीर ताड़र पंजाबी में। तो हम तीनों लोग वी वर टुगेदर कंटेम्प्रेरीज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ये मुझे याद है, ज़िमनन बात आ गई लेकिन जो अच्छी बात है वो करनी चाहिए। कामरान अली अफजल वॉज द रियल मैन ऑफ इंटेग्रिटी, रियल ऑनेस्ट मैन। मुझे अभी भी यकीन है, मैं उसको 20 साल से नहीं मिला है या 15 साल से, पर मैं अभी भी उनके पास जाऊँ और किसी दोस्त ने मुझे कहा वो तुम्हारा बैचमेट है, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज का दोस्त था, मेरी वो प्रमोशन का काम है, उसको कह दो ज़रा। मैंने उसको कहा, वो मुझे स्ट्रेट, मेरा करीबी तरीन दोस्तों में से था, वो मुझे स्ट्रेट कह देगा कि ये गलत काम है, मैं नहीं करूँगा। तो उसने कहा तुम्हारा ख्याल है कि ये कहेगा? मैंने कहा नहीं, आई नो हिम वेल। आज़म नज़ीर ताड़र जेन्युइनली प्रो डेमोक्रेसी बंदा है, जेन्युइनली चीज़ों को समझता है। अब इन लोगों को थोड़ी सबको हिम्मत करनी पड़ेगी ना कि ये इनको जो चीज़ गलत नज़र आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन नज़र आए, तो ये स्टैंड लें। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। इन अ पार्टी दैट डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये ट्रेजेडी है ना। उसको अपने लीगल प्रोसेस से गुजरने दें ना, फिर आपको 47 पे आपने उनको नई हयात बख्श दी। मैंने अपने जितने मुस्लिम लीगी और पीपल पार्टी वाले दोस्त हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये जो इस वक्त आपको पॉलिटिकल सीन, पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आ रही हैं, दे आर डन, दे विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू पीपल एंड गेट लेजिटिमेट जो क्रेडिबल सपोर्ट बेस है। बातें बहुत कहाँ से कहाँ निकल गई हैं, सारे लोगों को नाराज़ कर दिया होगा मैंने। उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि इन शरीफों को तो मैं, उन्होंने और कुछ किया नहीं किया, तो जो उनका एक पर्सनल वेंडेटा था शरीफों के खिलाफ, शरीफों की सियासत तो उन्होंने दफन कर दिया। एंड आई थिंक दे आर नॉट इवन केयरिंग सो मच अबाउट देयर पॉलिटिकल कैपिटल। सर, लोगों के बहुत सारे सवाल थे बिफोर गेटिंग टू दैट, सिंस मैं आपकी बुक पढ़ ली। अब शुरू में भी जैसे आपने कहा मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लेकर आए, वो अब आपके कोलंबिया के साथी हैं मनान आसिफ, उन्होंने बड़ी डिस्कशन की है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी इस्लाम था। वो जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट बहुत अच्छी किताब है। दिन इलाहाबाद एड्रेस के ऊपर भी के अजीज़ ने लिखा है कि मुस्लिम होमलैंड इकबाल ने नहीं दिया था। बट जिना जो आपने उसके बारे में लिखा है, कथा कलामी माफ़, बट डोंट यू थिंक कि थोड़ा इट्स अ लिटिल लाइक डिफेंसिव अबाउट जिना? आप कह रहे हैं कि भाई बाकी जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया, बट जिना जो हैं वो तो स्टॉन्च कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं गए। जिना साहब पावर में आते हैं, एक हफ़्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। आपने बादशाह खान के बारे में बहुत जिक्र किया है कि यार वो एक खैबर पख्तूनख्वा था, उसके बाद इन लोगों ने उसको जिहादी बना दिया। यू शुड हैव एम्पावर्ड, बट देन जिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कलात आपने नेक्स्ट किया, 1 साल बाद जब सिंध में प्रोटेस्ट हुई कराची को अलग करने पर, उस पर आपने अयूब खुड़ो की गवर्नमेंट निकाल दी, अपना गवर्नर लगा दिया। सो वाई आर यू क्रिटिसाइजिंग द इनिशियल ब्यूरोक्रेसी, लियाकत अली खान एंड द गवर्नमेंट, बट गिविंग लीवे टू जिना हु वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? देखें, कोई भी ओवरऑल पैकेज होता है, यानी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, सही बातें होती हैं, सिवाय पैगंबर के या खुदा के भेजे हुए बरगज़ीदा रसूलों के किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। और जिना का अगर मुझे आप कहते कि कोई मैं एक बात करूं जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक पॉलिसी थी, तो वो थी ये जाके कहना बांग्लादेश में ढाका में कि देयर विल बी ओनली वन लैंग्वेज, या कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी। गो अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि उनको फजल हक ने कहा था या हुसैन शहीद सरवर्दी ने कहा था। मुश्किल है हुसैन शहीद सरवर्दी ने नहीं कहा होगा, फजल हक ने शायद कहा हो, लेकिन किसी ने भी कहा था। लीडरशिप को डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत से फैसले सही थे, अब बाज़ चीज़ों में
एन मुमकिन है। लेकिन आप थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं हीरो वर्शिप, और आपके हीरोज़ आपको रखने पड़ते हैं और रखने ज़रूरी हैं। तो आप उनको, लोगों को उनकी अच्छी बातों की वजह से याद रखते हैं, और जो उनके बातें उनको आप एनालिसिस के लिए ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, लेकिन यू रिमेंबर देम एंड यू ऑनर देम एंड यू सल्यूट देम बेस्ड ऑन द बिग थिंग्स दैट दे हैव डन। तो उसमें ऐसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं आपको कहूँगा आई एम फ़ैन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा विजनरी आदमी था, उसको उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ज़िंदा रह जाता तो ये मुल्क मुख्तलिफ होता, चाहे पॉलिटिकली वो आखिर में अनपॉपुलर थे, वो दोबारा मेन स्ट्रीम में आ जाते। उनकी भी गलतियाँ बहुत थीं, लेकिन जो विज़न थी, जो बात उन्होंने सिर्फ जो है ये नहीं था कि रोटी कपड़ा मकान वाली बात थी, वो भी विज़न की बात थी। ही कुड रियली टॉक इन अ ग्लोबल सेंस एंड ही कुड रियली सी कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं। आपके उस लेवल के जो विजनरी लीडर से, बेनज़ीर भुट्टो के पास भी ये बात थी, उनको भी आपने बम धमाके में उड़ा दिया। ये इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों, जो 2 4 5 नाम ऐसे हैं जो ग्लोबल सतह पे जिनकी विजन थी, ये नहीं कह रहे उनकी गलतियों को माफ़ कर दें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैंने उनके सामने भी कहा था कि मतलब ये फलां बातें जो हैं बड़ी बड़ी गलत हुई हैं, और बड़े लीडर्स का मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ये अगर हयात हों चंद लम्हे के लिए या अगले जहान में आप भुट्टो से या ज़ियाउल हक से, बेनज़ीर से कहेंगे कि ये बात आपने गलत की थी, दे विल एक्नॉलेज इट। दे हैड द ओपननेस विजन टू से कि मैंने गलत किया। मैं आखिरी बात इसमें मे बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट फॉर टुडेज़ पाकिस्तान, आपके तवसत से, और मैं किसी की ऐसी पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है कोई, ये भी सोचें कि इमरान खान के साथ इतने लोग क्यों इस वक्त लाइन और एसोसिएटेड हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, ही स्टिल टुडे ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन इन दिस कंट्री। क्यों? उसने क्या बात ट्रिगर की है? अच्छा, अपनी वीकनेसेस, ब्लंडर्स सब अपनी जगह पे, अपना रिजिडिटी, मेरा ख्याल है इस वक्त ही इज़ बीइंग एक्सट्रीमली रिजिड एंड ही इज़ बीइंग नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग विच कैन बी हिज एंड ऑल्सो। लेकिन इन बातों को छोड़ते हुए उसने कुछ 2 4 बातें ऐसी की हैं जिसने लोगों की इमेजिनेशन को एक जिला बख्श दिया। ये क्रेडिट आपको उसको देना पड़ेगा, चाहे उसका माहौल कैसे क्रिएट हुआ। तो बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है, जैसे मैंने नवाज शरीफ के बारे में बात करता, आपने अच्छी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड किया ना, ये क्रेडिट तो उनको दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो ये वक्त ऐसा मुश्किल आ गया पाकिस्तान पे कि इसमें जो अवेलेबल रियलिस्टिकली मौजूद हैं, इनके पॉजिटिव्स को देख के कोशिश की जाए कि उसको इनकरेज करें और उसको बिल्ड करें मज़ीद, वरना तो यही लॉट है। अभी बेनज़ीर भुट्टो क्योंकि जिक्र आ गया, आसिफा की जब क्लिप वायरल हो रही थी, कई लोगों ने बोला इनकी वालदा जो है वो मदर ऑफ द तालिबान थी। मतलब यार ये तो बहुत गलत बात, बहुत ही अनफेयर है ये कहना। ये कहा, ये मुझे हैरत नहीं होगी, बाबर की वजह से मेरे ख्याल से कहा जाता है। ये मुस्लिम लीगियों ने कहा होगा। बाबर साहब खुद बड़े ही ज़बरदस्त बंदे थे, उनकी अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है आई वुड रेट इट वेरी हाईली। तालिबान, अब तो ये एविडेंस इस पे आ चुका है, तालिबान एक लोकल सोशल मूवमेंट थी। हाँ, इन लोगों ने फ़ौरन उसको कैपिटलाइज किया और उन्होंने कहा कि ओके अब ये तो आ गई है। कमाल यही होता है, एक कोई बड़ी मूवमेंट बन जाती है, आप जाके उसको बेनिफिट उसका लेते हैं। इन्होंने जाके फ़ौरन कहा कि अच्छा फिर हम इनसे ट्रेड का काम शुरू हो जाएगा, हमारा सेंट्रल एशिया खुल जाएगा, इनके साथ बात करो। इनको पुराने ताल्लुकात थे उनके कुछ लोगों के साथ उनके। तालिबान तो बड़ी सख्त ज़्यादती है, बेनज़ीर भुट्टो को कहना। वो जेन्युइनली प्रोग्रेसिव खातून थी और जेन्युइनली ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ थी, और मरी भी वो इसी वजह से। लोगों के सर बहुत सारे सवाल थे। हाउ सीरिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टर्की, अमेरिका एंड रशिया, तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल्ड सवाल हो जाएगा। हाउ कैन पाकिस्तान लेवरेज ट्रेड, how does Pakistan contribute to regional stability in South Asia? मेरे ख्याल से ये बेहतर है। हाँ, रीजनल स्टेबिलिटी देखिए, पाकिस्तान का बड़ा स्कोप है। मैं इसमें सिर्फ अपनी एक पसंदीदा बात कहता हूँ कि एक अगर कोई, मैं पाकिस्तान के किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन को या मिलिट्री स्ट्रेटजी को इन द रीसेंट पास्ट रियली काबिल दाद है तो वो करतारपुर वाला ओपनिंग है, और मुझे कोई कहने में याद नहीं कि ये फ़ौज वालों का आइडिया था। आपने सिखों को वहाँ लाए, वो आते ही थे आपके पास। इसके जवाब में इंडिया ने सोचा था कि हम ओपनिंग करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ थी इंडिया के, और इंडिया तो खुद अपने खौफनाक फेज से गुजर रहे हिंदुत्वा के। आप उन पे भी फेवर करेंगे अगर आप उनके साथ रिलीजियस टूरिज्म शुरू करेंगे।
आप अजमेर आपके लोग जाते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया आप दरगाह पे आप जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। और ये कोशिश थी, इंडिया के हिंदुओं के भी बहुत से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वो इजी स्पेस है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इल्ज़ाम नहीं लगेगा आप पे। आप दोनों तरफ के मजहबी रहनुमाओं को इस तरफ थोड़ा सा पुश करें। रीजनल स्टेबिलिटी में पाकिस्तान को कहीं ना कोई यूनिक चीज़ तो सोचनी पड़ेगी। रूटीन की बात तो नहीं चल रही। अफ़गानिस्तान में थोड़ी सी इंडिया से बात करके देखें, उनको साथ चला के देखें। ये बात सच है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की बातों की फैसिलिटेशन या परमिशन जनरल बाजवा ने दी थी? बिल्कुल दी थी जी। मुझे जो बंदा उस मीटिंग में मौजूद था उसने बताया और मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। वे फॉरवर्ड इन द वेक ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड डायनामिक्स, सऊदी एंड ईरान ओपनिंग अप टू ईच अदर। ये तो अच्छा है ना पाकिस्तान के बहुत लिए? अच्छा है, और ये आलम इस्लाम के लिए बहुत अच्छा है, ये दुनिया के लिए बड़ा अच्छा है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों की प्रॉक्सीज थी, इन दोनों का एक वो जो मुहावरा में ज़हन में आ रहा है वो मैं नहीं नाम लेता, वो ज़रा सख्त लफ्ज़ हैं। इन दोनों का आपस में जो मिलना है और बातचीत करना है सऊदी अरब और ईरान का, दिस इज़ वेरी गुड फॉर रिलीजियस हार्मनी। अमेरिका से इसमें मैं तो ये कहता हूँ, इस पर मेरे लिए अमेरिका में बात थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, पर हो बेशक चाइना ने लीड ली और उनका गारंटर बना। अमेरिका को बनना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के भी ख़िलाफ़ था लॉन्ग टर्म मेरे ख़्याल में ईरान और सऊदी अरब की जो कांस्टेंट टेंशन थी। अब और भी प्लेयर आ चुके हैं, अब दोहा बीच में आ चुके हैं, यूएई वाले बड़े ज़ोरदार तरीके से अंदर आ चुके हैं, वो ये लोग भी अजीब अजीब किस्म के प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सऊदी और ईरान की आपस में ज़्यादा बातचीत होना इंतहाई खुशाइंद बात है, और दोनों को इस बारे में काबिल तहसीन जाना चाहिए। रीज़न फॉर पुअर रिसर्च वर्क इन यूनिवर्सिटीज़, ये तो आपका एक पेट पीव है। हाँ, इसकी वजह यह है कि आप अपने उस्ताद को इज़्ज़त नहीं देते, आपने अपने जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको आप इंडिपेंडेंस नहीं देते। मैं नाम नहीं लेता, एक बड़ी पाकिस्तान की अहम यूनिवर्सिटी में एक नहायत में, अब नाम कभी आ जाएगा बाद में, पिछले दिनों मुझे एक साहब मिले, ये ज़रा इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए पाकिस्तान में, जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ, ये 2 हफ्ते पहले का वाक़या है। पाकिस्तान के एक नहायत मायानाज़ स्कॉलर, ज़बरदस्त पब्लिकेशंस हैं, CV पे बहुत अच्छा काम है और बड़े अच्छे इंसान हैं, मुझे मिले तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम आए किसी कॉन्फ्रेंस पे आए हो? उसने कहा नहीं हसन भाई, मैं तो ऊबर चला रहा हूँ अमेरिका में। मैंने कहा यार तुम तो वो फुल प्रोफेसर हो बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी में। उसने कहा वहाँ के सदर ने, आम तरीन बंदे ने मुझे बुला के मुझे बड़ा उसने मुझे डिमीन किया, और उसने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों हो? कहता है मैंने उसको कहा मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो 2 दुनिया की मशहूर स्कॉलरशिप्स पे था, मैं वो नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो बंदा एक्सपोज हो जाएगा। अहम तरीन ग्लोबल जो प्रेस्टिजियस हैं वो अमेरिकन साइड पे भी और यूरोप में भी वो दोनों ले चुका है। मैंने कहा तुमने ये नहीं उनको बताया? क्योंकि जो तुम्हें कह रहे थे उनका अपना ओहदा बहुत बड़ा था। उसने कहा नहीं सर मेरा दिल ही नहीं रहा, मैं चला गया हूँ, और मैंने कुछ कहा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं है। आप इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, अपने टाउट्स को अगर क्रिएट करके दुनिया के फोरम्स पे हमेशा भेजेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप को, राइटिंग को तरजीह दें। स्कॉलर्स को कोई थोड़े अहम ओहदे आपको जब ढूंढ रहे होते हैं ना कि ये टॉम डिक एंड हैरी इसको मैं दे दूं, असलम को दे दूं, मुश्ताक को दे दूं, हसन को दे दूं, उस वक्त कोई थोड़े जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे इदारे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, इंटरनेशनल ये रीजनल स्टडीज़ है, तबाद लैब है, मुशर्रफ ज़ैदी वगैरह का, जिना इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इनके लोगों को स्ट्रेंथन करें। अगर आप चाहते हैं कि ये बाहर से इनके पास थोड़ी सी ग्रांट आ जाती है, ये कोई मुल्क दुश्मन हो गए, आप दे देना ग्रांट, आपके पास इतने पैसे तो हैं कि स्कॉलर्स को सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करेंगे। टर्की ने, इस मलेशिया ने क्या किया, अपने लोगों को स्कॉलरशिप्स दिए बाहर के मुल्कों के लिए। इन्वेस्ट करें थोड़ा सा एजुकेशन में, बाकी तो जहां आपने इन्वेस्ट किया कुछ नहीं बना। मैंने तो ये भी सुना था कि पाकिस्तान में जिना पर कोई PhD करना भी इलीगल कर दिया था। ये मैंने भी रिसेंट दिनों में पढ़ा है, जो थोड़ा काबिल हो उसको PhD पूरा नहीं करने देते पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो फिर आपके क्या इस मुल्क में रिसर्च नहीं, थोड़ा जो काबिल लोग हैं, देखें यहाँ सईद शफकत साहब हैं FC कॉलेज में, मैं नाम लेता हूँ, यहाँ पे रईस रसूल बख्श रईस हैं, एक और बंगाली स्कॉलर हैं या बिहारी क्या नाम है उनका, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर है कराची यूनिवर्सिटी में, पेशावर में लोग हैं, हर जगह पे। मैं ये सब के नाम ऐसे नहीं, लम्स में हैं, हबीब यूनिवर्सिटी कराची में बड़ी ज़बरदस्त नई एडिशन है, बीकन हाउस है, इनमें बड़े बड़े काबिल लोग हैं।
इनके चांसलर्स को भी, जो आपका पावर नेटवर्क है ना, कैसे पावर बनती है, इंपॉर्टेंस कैसे बनती है, जब आप अपने इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई से मुतल्लिका स्कॉलर्स को भी बुलाना और इज़्ज़त देना शुरू करते हैं, जो उनको इज़्ज़त देंगे, उनको एक्सपोजर देंगे, उनको उनकी स्पेस बढ़ेगी, वो लोग ग्लोबल आपके लिए वो काम करेंगे बाहर भी और अंदर भी जो आपके लोग नहीं कर सकते. Ask him about the concept of विलायत अल-फ़क़ीह in Shia Islam, whether it is real or man-made. बहुत ही एक साइड वे क्वेश्चन. साइड वे है. विलायत फ़क़ीह इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, पर आई मे साउंड प्रोवोकेटिव. विलायत फ़क़ीह मीन्स कि आपने कहा कि एक जो टॉप रिलीजियस स्कॉलर है उसको हम टॉप पॉलिटिकल ऑफिस भी देंगे. ये जब ईरान ने किया था तो दिस वाज चैलेंजिंग नजफ़, बिकॉज उस वक्त नजफ़ में जो क्वाइटिस्ट ट्रेडिशन थी उसको, इट वाज अ पॉलिटिकल थ्योरी. आप उस पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को दाद दें उसके मेरिट के ऊपर, लेकिन ये ना कहें कि ये डिवाइन है. मेरी राय ये वो डिवाइन नहीं है. पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के बड़ी पावरफुल है और बड़ी उस वक्त उसने एक न सिर्फ अहले तशय्युअ के दरमियान मुसलमानों में एक नई ट्रेडिशन को क्रिएट किया. अब उसको एनालाइज करें वो कामयाब रही नहीं रही, उसके फ़ायदे क्या हुए, नुकसानात क्या हुए, पर खुदारा ये ना कहें कि ये डिवाइन है. इसमें अहमद कुरू साहब का भी बहुत अच्छा काम है. अभी हाल ही में उर्दू में भी उनकी किताब आई है, तो प्लीज़ पढ़िए. वाई डू अफ़गान्स हेट पाकिस्तान, वाई वुड दे नॉट? हाँ, ये तो आपने अच्छा जवाब खुद ही दे दिया. आपने वो समझते हैं तालिबान आपने बनाए, हर चीज़ आप जाके करते हैं. और फिर अब अगर आप चाहें भी रिश्ते कम, तो अगर आपने 2 मिलियन लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ यहाँ ख़राब करके वापस फेंक दिए, वो जाके क्या तारीफ़ें करेंगे आपके मुल्क की? ट्रू. अपनी असेसमेंट ही कर लें, अपने अंदर अपने कुछ मटेरियल पुराने डीक्लासिफाई करें. स्कॉलर्स को एम्पावर करने का क्या तरीका होता है? वो होता ये कि आजकल वो स्टीव कोल हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी बड़ी शानदार किताबें, घोस्ट वॉर्स, अभी नई भी आई उनकी, एस डायरेक्टरेट एस. उनको कौन इन्फॉर्मेशन देता है? पाकिस्तान में आते हैं तो रिटायर्ड जो हसास हैं या एक्टिव या रिटायर ही खबर देते होंगे ना अंदर की. पाकिस्तान के अपने किसी स्कॉलर को क्यों नहीं देते? अपने मटेरियल्स कुछ डीक्लासिफाई करें, अपने स्कॉलर्स को दें. बाहर वाले को मुझे भी ना ट्रस्ट करें, मैं अमेरिका में रहता हूँ. अपने स्कॉलर्स को तो एम्पावर कर लें. वो एनालाइज. बिन लादेन पेपर्स बिल्कुल इसी तरह. अच्छा, बिन लादेन पेपर्स का भी वाकया आप एक एनेक्डोट शॉर्ट से सुनेंगे? मैं सर 10 सुनाए, मैं तो बैठा ही सुनने. एक बिन लादेन की किताब पेपर्स आए हुए 2-3 साल हो गए. तो मैंने जो ऑथर हैं उनको अपनी स्पीच के लिए बुलाया यूनिवर्सिटी में, तो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए थे. अब ये मुझसे ना पूछे कौन लोग थे, बड़े अच्छे लोग आए हुए थे. तो वो जब उन्होंने तकरीर सुनी तो उन्होंने इससे पूछा कि आपका ISI के बारे में क्या ख्याल है. तो उस खातून ने कहा कि आई हैव क्लियर्ड ISI को नहीं पता था ना उनका कोई ताल्लुक है बिन लादेन का, बिकॉज बिन लादेन हेटेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस. वो कहता था ये मुझे पकड़वाएंगे, अमेरिकन को ये दे देंगे, वो नहीं ट्रस्ट करता था. तो ये पाकिस्तान का जो ग्रुप आया हुआ था, 3-4 लोग थे, इन्होंने कहा वाह सर ये तो पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट में किताब कहाँ से मिलेगी. मैंने कहा बात सुनो, ये किताब आए हुए 3 साल हो गए हैं, तुम्हें आज पहली दफ़ा पता चला है? ये किताब सईद बुक पे भी मिल रही होगी, इस्लामाबाद में, कराची में लिबर्टी वालों के पास भी मिल रही होगी. क्यों लिबर्टी बंद करवाना चाहते हैं? नहीं, ये किताब ही नहीं खरीदी. But at least it makes that argument, right? कि ISI as an institution was not involved, but disgruntled ex-intelligence officers may have. लेकिन उसने मेन बात कही कि बिन लादेन और अलकायदा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ट्रस्ट नहीं करते थे और इनका उनके हाथ नहीं था. ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, बिकॉज ये उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे है जो बिन लादेन के पास से अमेरिकन फौज उठा के लेके गई बोरियों में बंद करके. उस सब डॉक्यूमेंट और उसका ये लिख देना है बड़ी बात थी. ये पाकिस्तान वाले उन्होंने किताब ही नहीं, पाकिस्तान के हसास इदारों ने और जो भी नेशनल सिक्योरिटी वाले हैं, इन्होंने किताब ही नहीं पढ़ी. अच्छा, किसी ने पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी उसने इतनी सीक्रेट समझ के पढ़ी, अपनी दराज में रख ली कि किसी और को ना पता चल जाए. सर ये वो किताबें पढ़ रहे हैं ना कि खान साहब किन लड़की के साथ कब थे, वो किताब लॉन्चेस भी अरेंज कर. अच्छा, ये इसमें बिजी हैं ये लोग. अब ये आप उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद ये इंटरव्यू आप करेंगे. मैंने बहुत सी बातें कह दी हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हक्कानी नेटवर्क एंड द कांदाहारी तालिबान? सख्त टसल है, ऊपर से साथ बने हुए एक दूसरे के साथ, अंदर से सख्त है. ये अल्लाह करे इनकी दुआ तो अच्छी हमेशा करनी चाहिए. अल्लाह करे इनकी रिकन्सिलिएशन हो जाए और ये प्रोग्रेसिव अफ़गानिस्तान का बात का पेशखैमा बने. पर अगर ऐसा ना हुआ तो ये फिर वहाँ पे भी खून की नदियाँ बहने का चांस है दोबारा. डिबंक द मिथ दैट ISIS इज क्रिएटेड बाय अमेरिका. व्हाई द मिथ? इसमें देखिए ये बड़ी लंबी बहस है, इसलिए नहीं. बात ये है कि मेरा एक व्यू है कि ये जितने भी प्रॉक्सीज आप समझते हैं ना, ये प्रॉक्सी नहीं, जितने भी आप समझते हैं कि फलाना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये असल में सब कहीं ना कहीं के प्रॉक्सी होते हैं. किसी न किसी ने
इनको अपने मफादात के लिए ये तमाम जितने दहशतगर्द इदारे इनके बारे में कहीं ना कहीं किसी की स्पेस किसी ने दी होती है उनको। लेकिन इस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए बनती हैं क्योंकि लगता ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब नॉलेज नहीं होती, असेसमेंट नहीं होती, तो कॉन्स्पिरेसी आप आसान होता है आप उसको एक चीज़ डिक्लेयर कर दें। ये बेशुमार मौजूदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेस्ट की और ईस्ट की भी गलतियों से बने, और अभी तो जो अलेप्पो में और सब कुछ जो सिलसिला हो रहा है ये भी इतना इत्तफाकन नहीं है जितना इत्तफाकन नज़र आ रहा है। ये आपके बहुत मतलब का सवाल है, बिकॉज मुझे तो चले लिबरलिज्म की गालियाँ लोग दे देते हैं। क्रिश्चियंस हैड द रेनेसांस मूवमेंट विच रिलेगेटेड द चर्च टू स्पिरिचुअल रेल्म। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन इस्लाम? सिंस आप कहते हैं कि भाई इस्लाम और मुल्लाइज़म अलग चीज़ें हैं, मुल्लाइज़म मसला है, आप क्या कहेंगे कि हमारी ये रेनेसांस कब होगी? हुआ चाहती है, उसके तमाम प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। मुसलमानों को बड़ा सख्त झटका लगा है जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, और मज़ीद झटके लगने की उम्मीद की जानी चाहिए। ख़ासकर ये जो ऑथोरिटेरियनिज़म है इसका पोल खुल गया, और जो दकियानूसी सोच है और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और ये तमाम मसालिक में है और ये तमाम मज़हब के रंगों में इन्होंने शामिल कर दिए। ये जो ग्रीड है और जो ये खिताबत है और उसका ताल्लुक़ पैसों के साथ है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से है, ये लोगों की नज़र में एक्सपोज हो गई है। जब ये एक्सपोज हो गई है तो ये चीज़ों को मेरी नज़र में डेफिनेटली टुवर्ड्स रिफॉर्म और कोर लेके जाएगी, जो बड़ी सादा बड़ी बुनियादी बातें हैं। आप अगर अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे मुसलमान क्या बनेंगे? डिफरेंस बिटवीन जिहाद एंड किताल, आर दे वन एंड द सेम थिंग? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और डिफरेंट उनके डोमेन्स हैं। ये थोड़ा सा इसमें ये थियोलॉजी इन्वॉल्व है, तो ये कभी इस पर डिटेल बात होगी, लेकिन ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। दो अलग सवाल को कंबाइन ही कर देते हैं। हाउ टू रिड्यूस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म एंड बैकवर्ड थिंकिंग इन पाकिस्तान स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा एज देयर मे बी इंटरनल एक्सट्रीमिज्म थ्रेट्स? सिमिलर ही हैं दोनों। रिलीजियस हारमनी, जितने ज़्यादा मसालिक के लोग मिलेंगे, मुझे ये हमेशा से हम सुनते थे, अभी तक कोई मुझे ऐसा पाकिस्तानी मेरी एज ग्रुप का या सीनियर, मैं भी आई एम 55 नाउ, लेकिन जो मुझसे बड़ी जनरेशन है, इरिस्पेक्टिव कोई शिया था सुन्नी था, हर एक कहता था हम रशीद तुराबी की मजालिस सुनते थे। लाहौर में तो मैंने खुद देखा है, सब सबीलें अहले सुन्नत लगाते थे। ये जो रिलीजियस हारमनी है, ये स्पेस क्रिएट करेगी एंटी एक्सट्रीमिज़म की। ये जो समझा जाता है ना, अलकायदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो गया, दैश के ख़िलाफ़ हो गया, तालिबान के ख़िलाफ़ हो गया, नहीं, इसकी कोर सेक्टेरियनिज़म है। असल में सेक्टेरियन, चाहे देवबंदी वर्सेस बरेलवी हो, चाहे शियों के बीच में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी हो, या आपस में हो, जब सेक्टेरियन हारमनी होगी, बल्कि ये मेरी किताब में इसलिए कह रहा हूँ, मैं हैरान हुआ जब मैंने किताब लिखी, मेरे नाम से ख्याल किया जा सकता है कि एक किसी मसलक की बात होगी। मुझे इसकी मैसिव सपोर्ट ग्लोबली अहले सुन्नत से भी मिली, अहले तशी से भी मिली। अहले तशी को शायद कोई एतराज़ हो, और मैं हैरान रह गया मुझे जब तालिबान के ग्रुप ने कहा कि हम इसका पश्तो में तर्जुमा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने किताब पढ़ी है? क्योंकि मुझे पता था उनको सारी बात पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कहा हमने पढ़ी है किताब, लेकिन आपने हर एक का तज़किरा बड़ी रिस्पेक्ट से किया। और मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात पे, और मैंने इसमें क्लेम किया मैं कोई बात अली अलैहिस्सलाम पे नहीं लिखूंगा जब तक मैं शिया सुन्नी दोनों सोर्स नहीं दूंगा। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, ये बेस्ट सेलर बनी। बाकी किताबें मैंने कोशिश भी की, किसी ने तर्जुमा नहीं किया, इसकी 6 ज़बानों में तर्जुमा हो गया। दुनिया के हर कोने में मुझे इनविटेशन आ रहा है बोलने के लिए, एंड आई रियलाइज कि कितने मुसलमान हैं शिया और सुन्नी जो चाहते हैं कि आपस में बात और लोगों को मिलाया जाए, ब्रिज बिल्डिंग की जाए। आई हैव बीन टोटली सरप्राइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ गुडनेस बिटवीन द शियंस एंड सुन्नीज के कोर इश्यूज़ के ऊपर बात करनी शुरू करें। इससे मेरी उम्मीद बहुत बड़ी है। मैं जो पॉजिटिव ट्विस्ट दे रहा हूँ वो कोई स्ट्रेटेजिकली नहीं दे रहा, मैं इस एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ। Why didn't we still don't think about state and nation building? Don't you think that the people in high corridors since inception have been dwelling in power politics, ignoring the country and its people completely, which leads to radicalism and detachment from Pakistan? Yes. हाँ, इसका लंबा जवाब है नेशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये थोड़ी सी मैं इसके जवाब में सिर्फ एक जुमला कहूँगा। बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में बड़े लोग मायूस होते हैं कि सब कुछ नहीं बन रहा, डेमोक्रेसी में स्पेस बनी वो भी ख़त्म हो गई मिलिट्री टेक ओवर से, मिलिट्री इंटरफेरेंस से। पाकिस्तान इज़ स्टिल अ वेरी यंग कंट्री, 75 साल है। बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। आपने बिल्कुल नई चीज़ कार्व करने की कोशिश की। एक बंदे ने सिंगल हैंडेडली की, पंजाब की लीड उसके ख़िलाफ़ थी, तो 4-5 लोग थे जो सारे इंडिया से आए,
किसी ने अपने पैसे दे के बैंक बना दिया, हबीब ने कहा बैंक ले लो, किसी ने अपनी बाकी पॉलिटिकल कैपिटल दे दिया, किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। ये तो कमाल मौजज़ा है कि ये मुल्क चला, आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी बन गए, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई। गिव पाकिस्तान सम टाइम, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन 25 years. वेट करेंगे 100 सरप्राइज साल का। इज दूंगा। इम्पोजिंग अ सेक्युलर मॉडल ऑन पाकिस्तान फीजिबल कंसिडरिंग द वाइड स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म? अपने इस्तेलाह इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरा वो एक दोस्त है, मुझे वो याद आ गया, मेरे बैचमेट थे ज़ुबैर चट्टा, ये अब तो बड़े मशहूर गौर में उनका है और वो ये उनका टेलीविज़न भी है कोई, वो ये हमेशा मजाक में कहते थे कि ये सिर्फ गोरों का क्योंकि रंग लाल है तो उसका ये तरीका तो नहीं कि हम मुंह पे थप्पड़ मार मार के अपना रंग लाल कर लेंगे, हमने भी उन जैसा होना है। वो चीज़ अडॉप्ट या बोरो की जाती है, उसको अपना रंग दिया जाता है। हम बाहर से हमने कहा ये जो रिकन्सिलिएशन है, ये जो साउथ अफ्रीका का पूरा कॉन्सेप्ट था लोगों को मिला के चलना, ट्रुथ सीकिंग, वो बड़ा अच्छा है। ये भूल गए कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सिंध की ट्रेडिशन में यहाँ जो जिरगे का आपस में बैठ के चीज़ों को हल करने का कल्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं, वेस्ट को मॉडल बना के वेस्ट में रहते हुए बात आपको कह रहा हूँ, वेस्ट ने अपने बड़े लंबे एक्सपीरियंस इन चीज़ों को जनरेट किया है। आप अपना जनरेट करें, लेसन्स ड्रॉ करें इन अ बिग वे, पर उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं वो अपने कल्चरल, अपने रिलीजियस, अपने एथनिक, अपने जो एथोस है आपका कल्चरल, उससे बोरो करें। आपके पास बड़ी स्ट्रेंथ है, आप उसको ख्याल नहीं कर रहे। सर जाते जाते आपने बीच में एक बात की थी, मेरे ख्याल से वो ज़रूरी बात है, सॉर्ट ऑफ वो आपकी जो थी सारी बातें वो इनकैप्सुलेट करता है कि लोकल जो लीडर्स हैं, जो वाकई लोग हैं, उनको एम्पावर करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें। जो पीटीएम का आपने बीच में कहा था कि एक तरफ वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, दूसरी तरफ जो हमारी स्टेट की एक्सेस है उसके भी ख़िलाफ़ थे, तो वो एक अच्छी इंडिजिनस मूवमेंट थी जो लोग ख़ुद आपको बता रहे थे कि वो क्या चाहते हैं। हाल ही में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के अगेंस्ट, टीटीपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई, तो एक पूरी आवाम आपको ख़ुद बता रही है, आ रही है, रादर देन एम्पावरिंग देम, उनको एक गद्दार डिक्लेयर करके, उनको क्रैक डाउन करके, उनके लोग मार के, नेशनल असम्बली में, आज पीटीआई पश्तून नेशनल असम्बली की बात करती है, नेशनल असम्बली में आकर उन पे जब खरकमर में मैसेकर हुआ था, आपने उसको डिफेंड भी किया था। तो ये पीटीएम इन पर्टिकुलर इस लेसन से आप कुछ स्टेट को बताना चाहेंगे कि आपने जो बिल्कुल ऑपोजिट किया, अगर इसका ऑपोजिट करते तो दैट्स द मॉडल में बी? दैट इज़ ट्रू, आपने बहुत अच्छी बात की खुद से ही। डिबेट, डायलॉग और ख़ासकर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको अगर आप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे तो जवाब में भी यूज़ ऑफ फोर्स होगा। कभी जो आप कानून की धज्जियाँ बिखेरेंगे, अगले आपसे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ बिखेरेंगे। ये बात समझना ज़रूरी है। ये वो दौर फोर्स्ड चीज़ों का नहीं रहा। थोड़ी सी अकोमोडेशन, थोड़ी सी ओपननेस जो है वो बहुत लोगों को मिलाने का करती है। जो ये लफ्ज़ है ना, एक दूसरे को थोड़ा सा तो टॉलरेट करने के लिए सुने तो सही दूसरे की बात। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है ना, जो हमने पहले भी जिक्र किया, गद्दार, काफिर, दुश्मन, ये इनकी बजाय थोड़े से और कोई नरम लफ्ज़ों का इंतखाब करें और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ज़ाती दुश्मनी मत बनाएं। सर इसीलिए हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं कि लोग आएँ, बैठें, ओपिनियंस लोगों के आएँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप जब भी अगली दफ़ा आएंगे, अगर इस पॉडकास्ट के बाद आप नहीं आऊँगा, नहीं ऐसा मसला नहीं। आई नो कि तालिबान ने भी आपको थ्रेट किया हुआ है, तो जिन लोगों को लगता है कि आप कुछ तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, वो तो खुद आपको मारना चाहते हैं। तो लेकिन मैं एक तो आपके बहुत ज़बरदस्त आपने सवालात किए, मुझे भी सोचने पे बाज़ बातों पे मजबूर किया, और बेस्ट विशेज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, आपसे सीखते हैं हम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।